हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका अपना आकिब सर। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं न्यू चैप्टर। स्टार्टिंग से स्टार्ट करें हम लोग, जिसका नाम है क्या, ट्रांसपिरेशन। चलो हम लोग समझते हैं ट्रांसपिरेशन क्या होता है। ट्रांसपिरेशन पढ़ने से पहले हम लोग इसका एक इंट्रोडक्शन देखते हैं, ठीक है। चैप्टर का नाम है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन वर्ड का मतलब क्या होता है सबको पता है? क्या पता है सबको कि ट्रांसपिरेशन क्या होता है? देखो, हमको पता है ह्यूमन बॉडी में एक मैकेनिज्म्स होता है। देखो, ह्यूमन बॉडी का अगर बात करें, एनिमल का अगर मैं बात करूं या फिर अगर मैं प्लांट का बात करूं, तो प्लांट को तुम एनिमल के साथ रिलेट नहीं कर सकते, क्योंकि प्लांट के अंदर एक अलग मैकेनिज्म चल रहा है, एनिमल्स के अंदर क्या चल रहा है, एक अलग मैकेनिज्म है काम करने का। होता क्या है कि जैसे मान लो एक प्लांट के अंदर में ट्रांसपिरेशन हो रहा है, ठीक है। मतलब क्या है, ट्रांसपिरेशन में क्या होता है? देखो, सबसे पहला बात तुमको पता होना चाहिए, एक प्लांट क्या कर रहा है, पानी का एब्जॉर्प्शन कर रहा है। जो प्लांट के रूट्स हेयर होते हैं, है ना, प्लांट के जो रूट हेयर्स होते हैं वो क्या करते हैं, सॉइल से, मिट्टी से पानी का एब्जॉर्प्शन करते हैं। उसके बाद फिर वो वाटर जो है वो जाइलम वेसल्स की तरह ऊपर की तरफ चढ़ता है। जो वाटर है वो जाइलम वेसल्स के थ्रू क्या करता है, ऊपर की तरफ चढ़ता है, अपवर्ड्स टू द लीफ, फ्लावर्स, फ्रूट्स तक पहुंचता है। कहने का मतलब ये हो रहा है कि प्लांट जो वाटर का एब्जॉर्प्शन कर रहा है वो किस लिए कर रहा है, क्यों चाहिए पर प्लांट्स को पानी। देखो बच्चों, अब तुम लोग को एक चीज़ पता होना चाहिए, क्योंकि प्लांट में एक मैकेनिज्म्स होता है जिसका नाम है क्या, फोटोसिंथेसिस। प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस होता है, तो फोटोसिंथेसिस को प्लांट के अंदर में परफॉर्म करने के लिए उसमें रिक्वायरमेंट होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, लाइट एंड वहाँ पे क्या है, क्लोरोफिल। और ये बनाते हैं क्या, कार्बोहाइड्रेट, फूड बनाते हैं। समझ में आ रहा है कहने का मतलब? तो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसको परफॉर्म करने के लिए प्लांट को रिक्वायरमेंट है किस चीज़ का, वाटर का। अब ये वाटर का जो एब्जॉर्प्शन हो रहा, ये पानी जो प्लांट एब्जॉर्ब कर रहा है, तो प्लांट जितना पानी एब्जॉर्ब कर रहा है उसका सिर्फ 1 से 2% वाटर जो होता है वो क्या होता है, एब्जॉर्ब के मतलब यूज किया जाता है प्लांट के द्वारा फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। बाकी का जितना सारा वाटर है ना, 97 से लेकर के तुम्हारा 98% वाटर जो है वो लॉस हो जाता है प्लांट से, ठीक है, वाटर वेपर के फॉर्म में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर वेपर, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द प्लांट बॉडी इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। ये जिस समझ में आ रहा है? तो ट्रांसपिरेशन एक ऐसा मैकेनिज्म है जहां पे एक प्लांट के अंदर क्या हो रहा है कि पानी का लॉस हो रहा है। किस फॉर्म में लॉस हो रहा है? वाटर वेपर के फॉर्म में लॉस हो रहा है, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, जिसका नाम हम लोग देते हैं ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन से बेनिफिट क्या है? ट्रांसमिशन से क्या बेनिफिट है, ये एग्जाम में भी आता है क्वेश्चन। ट्रांसमिशन से बेनिफिट ये होता है कि अगर एक प्लांट में ट्रांसमिशन हो रहा है, यानी लॉस ऑफ वाटर इन दी फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द प्लांट बॉडी, ठीक है ना, तो पानी का जो लॉस हो रहा है वाटर वेपर के फॉर्म में, वो कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, वाटर का एब्जॉर्प्शन भी क्रिएट कर रहा है, एक सक्शन फोर्स भी क्रिएट कर रहा है। क्योंकि ट्रांसपिरेशन याद रखना, एक सक्शन पुल क्रिएट करता है, एक सक्शन फोर्स क्रिएट करता है। क्योंकि हमको पता है कि एक प्लांट जितना वाटर का लॉस कर रहा है, अगर सोचो तो थोड़ा देख लिए, जैसे मान लो एक प्लांट है, इस प्लांट के थ्रू जो वाटर का एब्जॉर्प्शन किया गया उससे 1 से 2%, उसका 1 से 2% वाटर का क्या किया गया, यूज किया गया फोटोसिंथेसिस में। बाकी का सारा वाटर कहाँ चला गया? बाकी का सारा वाटर वेपर के फॉर्म में लॉस कर दिया गया प्लांट के थ्रू। तो तुम ही सोचो ना, इतना सारा वाटर एब्जॉर्प्शन हुआ लेकिन यूज कितना हो रहा है, 2% वाटर, बाकी का सारा वाटर वेपर के फॉर्म में निकल गया, ट्रांसपिरेशन कहलाएगा। अब तुम सोचो प्लांट बॉडी में तो पानी की कमी हो जाएगा, होगा कि नहीं? ट्रांसपिरेशन के थ्रू सोचो कितना एक्सेस वाटर का लॉस हो रहा है। तो प्लांट बॉडी में भाई अगर इतना ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगा, इतना सारा वाटर जो है अगर वो लॉस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लांट बॉडी में तो पानी की कमी हो जाएगी। तो वाटर बॉडी का, प्लांट बॉडी के अंदर में जो वाटर का डेफिशिएंसी हो रहा, ठीक है, उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए, ठीक है, उसको बैलेंस करने के लिए, ठीक है, क्योंकि देखो लॉस अगर हो रहा है कहीं ना कहीं, तो लॉस तो एक बैलेंस कर रहा है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा वाटर है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा वाटर प्लांट में क्यों चाहिए, ठीक ना। कोई भी चीज एक्स्ट्रा जब होता है तो वो कहीं ना कहीं एज ए वेस्टेज की तरह काम करता है, वो प्लांट बॉडी के अंदर में किसी काम का नहीं होता है। तो ट्रांसमिशन जो हो रहा है, लॉस ऑफ वाटर हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है, वाटर तो बैलेंस हो ही रहा है, इसके अलावा पानी का रिक्वायरमेंट भी तो बढ़ेगा। समझ में आ रहा है कि पानी का अगर लॉस हो रहा है तो पानी का अपटेक भी तो चाहिए, अगर वो अपटेक नहीं होगा तो प्लांट बॉडी में पानी का तो कमी हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो उस कमी को, उस डेफिशिएंसी को कंपनसेट करने के लिए प्लांट जो है वो लगातार क्या करेगा, एक वाटर का एब्जॉर्प्शन भी करता रहेगा, मतलब एक सक्शन क्रिएट करता रहेगा, जिससे वो लगातार पानी को अपने अंदर में खींचता रहेगा उस सॉइल से। देखो, अब जो मैंने बताया है उसी का यहाँ पे डिफिनेशन दिया हुआ है, जो मैंने बताया यहाँ पे
उसका यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डेफिनेशन दिया हुआ है। देखो सबसे पहले बात याद रखना है यहाँ पे कि ट्रांसपिरेशन जो है एक प्रोसेस का नाम है। ट्रांसपिरेशन जो है वो एक हम लोग का प्रोसेस का नाम है, ठीक है, जहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस जो है, ठीक है, जहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस ऑफ वाटर हो रहा है। जहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, लॉस ऑफ वाटर हो रहा है। किस फॉर्म में लॉस हो रहा है वाटर, वेपर के फॉर्म में, ठीक है। तो ये जो प्लांट बॉडी से पानी का लॉस हो रहा है वेपर के फॉर्म में, इसी चीज को हमने क्या कह दिया, इसी चीज को हमने कह दिया ट्रांसपिरेशन। देखो यहाँ पे डेफिनेशन वही लिखा हुआ है, ट्रांसपिरेशन इज अ प्रोसेस। ट्रांसपिरेशन उस प्रोसेस का नाम है, उस प्रक्रिया का नाम है जहां पे जो पानी का लॉस हो रहा है प्लांट बॉडी से वो वाटर वेपर के फॉर्म में लॉस हो रहा है, और इसी प्रोसेस का नाम क्या हो जाएगा, इसी प्रोसेस को हमने क्या कह देंगे भाई, ट्रांसपिरेशन कह देंगे, ठीक है ना। क्लियर हुआ ये बात, आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट। अच्छा अब क्या है भाई, ट्रांसपिरेशन को हम लोग मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं। ध्यान रखना, ट्रांसपिरेशन को मेजरमेंट करने के लिए कुछ अलग अलग तरह के मेथड्स है, ठीक है, कुछ अलग अलग तरह के मेथड्स है। पहले हम लोग बात करें यहाँ पे क्या, पहले बोला क्या, देयर आर नंबर ऑफ मेथड्स, ठीक है ना, फॉर मेजरिंग ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन को मेजर करने के लिए कि भाई एक प्लांट के अंदर में ट्रांसपिरेशन हो रहा है। ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म वाटर वेपर, है ना। इससे तो ये नहीं पता चल रहा है कि पानी का लॉस कितना हो रहा है, समझ में आया ना, बस इतना पता चल रहा है कि भाई प्लांट से वाटर का लॉस हो रहा है वेपर के फॉर्म में, लेकिन कितना वाटर लॉस हो रहा है वो तो पता नहीं चल रहा है। ये चीज समझ में आ रहा है कि नहीं, मतलब तो यहाँ पे जो मेजरमेंट है, मेजरमेंट करने के लिए जो अलग अलग तरह के मेथड्स है जो ये बताएंगे कि भाई इसमें ट्रांसपिरेशन हो रहा है, ये बताएंगे। ये नहीं बताएंगे कि ट्रांसपिरेशन में कितना वाटर का लॉस किया है। ये चीज समझ में आ रहा है कि नहीं, मतलब तो देखो वो अलग अलग मेथड्स क्या क्या है। पहले हम बात करें, सम ऑफ दिस आर द वेटिंग मेथड, ठीक है। वेटिंग मेथड में क्या दिखाया गया, ए स्मॉल लाइट वेट पोटेड प्लांट। इसमें बच्चों तुम लोगों को क्या करना है, एक स्मॉल छोटा सा लाइट वेट पॉटेड प्लांट लेना है। मतलब एक ऐसा प्लांट लेना है, ठीक है, जिसमें जो छोटे से पॉट में लगा हुआ है, हल्का वेट का होना चाहिए, है ना, ज्यादा वेट का होना नहीं चाहिए, तक अगर ज्यादा वेट का रहेगा तो थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करने में थोड़ा डिफिकल्टी होगा, है ना। तो यहाँ पे याद रखना है, एक स्मॉल लाइट वेट का तुमको क्या लेना है, एक पॉटेड प्लांट लेना है। मतलब वो प्लांट पॉट में लगा हुआ है ऑलरेडी पहले से, उसको वेट कर लेना है। वो जो पॉटेड प्लांट है उसको पहले हम लोग चेक कर लेना है, ठीक है, टेस्ट कर लेना है कि भाई उसका वेट क्या है। वेटिंग मेथड है ना, इसको चेक कर लेंगे क्या कि उसका वेट क्या है। बिफोर एंड आफ्टर द एंड ऑफ द सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम द सॉइल सरफेस एंड द पॉट शुड बी fully covered to prevent the evaporations from the surface other than the plant. The loss of in weight by the plant, है ना, during this time is due to the loss of water by the transpiration. अब देखो मैंने यहाँ पे कहा भाई यहाँ पे ट्रांसपिरेशन में तुम लोग क्या करना है, कैसे तुमको पता चलेगा वेटिंग मेथड की, मतलब ट्रांसपिरेशन हो रहा है उस प्लांट के अंदर में। पहला मेथड से हम लोग का वेटिंग मेथड। वेटिंग मेथड में क्या कर रहे हैं हम लोग, एक स्मॉल लाइट वेट का पॉटेड प्लांट लेना है, ठीक है। अब उस पॉटेड प्लांट को लेकर के हमको पहले उसका वेट चेक कर लेना है कि उसका वेट क्या है, ठीक है। जस्ट एग्जांपल अगर बात करते हैं 2 kg है या 3 kg है या 1 kg, कोई भी जितना भी वेट का है उससे हमको लेना देना नहीं है, पहले वेट चेक कर लेंगे। और एक इंपॉर्टेंट बात, उस जब ये वेट चेक करोगे ना, पहले वेट चेक करके उसके बाद कुछ पीरियड के बाद, आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, कुछ पीरियड के बाद क्या करोगे, फिर से अगेन उस प्लांट को चेक करोगे, उस पूरा पॉटेड प्लांट का वेट चेक करना है, ठीक है। जब उस पूरे पॉटेड प्लांट को चेक करने का मतलब टाइम देना है, इसके बीच में एक गैप रखना है, एक इंटरवल रखना है, समझ में आया ना। पहले हमने वेट चेक किया, मान लो कितना आया, मान लो आया 1 kg आया, ठीक है ना। और फिर कुछ पीरियड के बाद क्या करना है, उसी प्लांट जो लगा हुआ पॉटेड प्लांट को हम लोग को वेट चेक करना है कुछ पीरियड टाइम के बाद, ठीक है। मतलब एंड ऑफ द पीरियड ऑफ टाइम, मतलब तुम्हारा एक स्टार्टिंग टाइम हुआ, अब उस स्टार्टिंग टाइम के बाद तुमको 1-2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, या मान लो थोड़ी देर के लिए 6-7 घंटा छोड़ दिया तुमने, ठीक है, उस पॉटेड प्लांट को। 7 या 8 घंटे के बाद फिर से तुम क्या कर रहे हो, उसको वेट को चेक कर रहे हो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, तुम्हारा एंड पीरियड ऑफ टाइम हो गया, ठीक है। मतलब उसका जो पीरियड था वो खत्म हो गया। तो ये जो बीच वाला टाइम है, इस टाइम के दौरान क्या हुआ होगा, इस टाइम के दौरान क्या होगा, वो प्लांट में क्या होगा, ट्रांसपिरेशन हुआ होगा। अगर वो प्लांट ट्रांसपिरेशन किया होगा, यानी अगर वो ट्रांसपिरेशन हुआ होगा तो वो पानी का लॉस हुआ होगा उस प्लांट से वेपर के फॉर्म में। तो अब जब वेट चेक करोगे एंड पीरियड ऑफ टाइम की में, है ना, पीरियड जब कंप्लीट हुआ, है ना, जब तुम चेक कर रहे हो वेटिंग करके कि अब उसमें उस प्लांट का वेट कितना होगा, तो क्या पता चला, अब जब वेट चेक किया गया तो पता चला कि उसमें कितना है, 1.5 kg है, ठीक है। कितना है, 1.5 kg का वो जो पूरा पॉटेड प्लांट था। तो इससे क्या पता चला, इससे पता चला कि जब हमने वेटिंग मेथड स्टार्ट किया था तो स्टार्ट करने से पहले हमने क्या किया था, प्लांट को जो पॉट में लगा हुआ था, पॉटेड प्लांट का वेट हमने चेक किया था 2 kg आया था, 2 kg आया था। लेकिन आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम 6 आवर्स 7 आवर्स या 8 घंटे के बाद जब हमने वो दोबारा से एंड पीरियड ऑफ टाइम में चेक किया तो क्या पता चला, उसका वेट कितना है, 1.5 kg है। इसका मतलब ये जो वेट का डिफरेंस आया, ये क्यों आया, वेट कम क्यों हो गया, वेट कम इसलिए हुआ क्योंकि याद रखना, अगर प्लांट में ट्रांसपिरेशन हुआ होगा तो उसमें पानी का लॉस हुआ होगा वेपर के फॉर्म में, तो वो जो वाटर पहले था
वो जो वाटर पहले था पॉट के अंदर ही तो था ना, वो तो बर्तन में लगा हुआ था प्लांट, तो वो तो सॉइल में ही था वो वाटर, तो वाटर का भी तो वेट था। जब ये वाटर उसमें से निकल गया है ना, तो वाटर का जो वेट था वो माइनस हो गया, कि वाटर तो लॉस हो गया ट्रांसपिरेशन के फॉर्म में। अब हमने फाइनली जब चेक किया तो उसका वेट कितना आया विथ पॉट 1.5 kg। इसका मतलब ये हुआ कि पहले वेट 2 kg था, अब 1.5 kg आया। इसका मतलब उस प्लांट में क्या हुआ है, ट्रांसपिरेशन हुआ है। ठीक है, ये हम एक समझाने के लिए बताया। अब ऐसा मत सोचना कि उस प्लांट में क्या हो सकता है 500 ml ऑफ वाटर का लॉस हो गया वाटर पेपर के फॉर्म में, मतलब उसमें ट्रांसपिरेशन 500 ml का हुआ है। ठीक है, तो एक चीज तुमको मत बस याद रखना है, वेटिंग मेथड से हमको क्या पता चलेगा, वेटिंग मेथड से हमको पता चलेगा कि पहले वेट कुछ और था, बाद में हल्का सा वेट में कुछ कमी आएगा, तो जो वेट में कमी आएगा उससे हमको पता चल जाएगा कि क्या, कि उस प्लांट में ट्रांसपिरेशन हुआ है। ये चीज क्लियर है बात, सर में क्या नहीं होता। तो अब यहाँ पे एक चीज देख लो, यहाँ पे तुमको जब भी वेटिंग मेथड जब तुम इस्तेमाल कर रहे हो तो तुमको एक चीज ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, वो ध्यान ये रखना है कि ट्रांसपिरेशन जो है वो प्लांट के थ्रू ही होना चाहिए। इस चीज को इंश्योर करने के लिए हमको सॉइल को अच्छे से क्या कर देना होगा, कवर कर देना होगा। क्योंकि अगर तुम सॉइल को कवर नहीं करोगे, हो सकता है कि मान लो जहां पे तुम रूम टेम्परेचर में प्लांट को रखे हुए हो सकता है रूम का जो टेम्परेचर है उससे क्या हो जाएगा, सॉइल में प्रेजेंट जो वाटर है वो इवेपोरेट कर जाएगा। तो हमें एग्जैक्ट पता नहीं लग पाएगा कि वाटर का जो लॉस हुआ है वो पर्टिकुलर प्लांट के थ्रू हुआ है या सॉइल से हुआ, इवेपोरेशन के थ्रू, है ना। तो इस चीज को इंश्योर करने के लिए कि प्लांट में ट्रांसमिशन होता है, हमको तो पता यही करना है ना कि भाई प्लांट में ट्रांसमिशन होता है, लेकिन इस चीज को इंश्योर कैसे करोगे। अब इस चीज को इंश्योर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, भाई सॉइल को अच्छे से कवर कर देना होगा। अगर तुम सॉइल को कवर नहीं करोगे तो क्या होगा, जो रूम टेम्परेचर है उसी टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा, इवेपोरेशन भी हो जाएगा, मतलब सॉइल में जो प्रेजेंट वाटर था उसका भी तो लॉस हो जाएगा डायरेक्ट। समझ में कहने का मतलब। तो इस चीज को क्या करना है, हमको इंश्योर करने के लिए हमें सॉइल को अच्छे तरीके से कवर कर देना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ट्रांसपिरेशन को हम लोग चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे वेटिंग मेथड के थ्रू। समझ में कहने का मतलब। चलो अब हम क्या बात करें, अब हम बात कर रहे हैं क्या, मेजरमेंट ऑफ ट्रांसपिरेशन का जो सेकेंड मेथड है वो क्या है हम लोग का, पोटोमीटर मेथड। पोटोमीटर मेथड क्या है, देखो पोटोमीटर जो है वो एक डिवाइस है जो क्या मेजर करता है, जो ये बताता है कि जो वाटर का इनटेक हो रहा है, वाटर का जो इनटेक किया जा रहा है प्लांट के द्वारा, ठीक है, मतलब प्लांट जिस रेट से, जो भी दर से पानी को अंदर की तरफ खींच रहा है, प्लांट बॉडी के अंदर पानी को अपने अंदर की तरफ खींच रहा है, दिस वाटर, जितना वाटर का इनटेक किया जा रहा है ना, वो ऑलमोस्ट इक्वल होता है, ठीक है, किसके इक्वल होता है, लॉस ऑफ वाटर ड्यूरिंग द ट्रांसपिरेशन या थ्रू ट्रांसपिरेशन। मतलब एक प्लांट के द्वारा जो वाटर का एब्जॉर्प्शन किया जा रहा है, ठीक है, जिस रेट से, जिस भी दर से, वो इनटेक ऑफ वाटर ऑलमोस्ट इक्वल होगा लॉस ऑफ वाटर यानी ट्रांसपिरेशन के इक्वल होगा। समझ में क्या नहीं होता। तो ये है हम लोग का क्या, मेजरमेंट ऑफ ट्रांसपिरेशन का सेकेंड मेथड, दैट इज द पोटोमीटर मेथड। चलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्या बात कर रहे थे, हम लोग बात करते हैं पोटोमीटर मेथड के बारे में। पोटोमीटर जो था ये एक डिवाइस था जो क्या मेजर कर रहा था, ये मेजर कर रहा था इनटेक ऑफ वाटर बाय ए प्लांट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द लॉस ऑफ वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन, है ना। यानी एक प्लांट के द्वारा जितना दर से वाटर को, है ना, इनटेक किया जा रहा है वो ऑलमोस्ट इक्वल होता है लॉस ऑफ वाटर के इक्वल होता है ना। यानी जितना वाटर इनटेक किया गया वो लॉस ऑफ वाटर के इक्वल है। ऐसा क्यों मान रहे हैं, क्योंकि याद रखना प्लांट जो है वो जितना पानी को इनटेक करता है उसका मैक्सिमम पोर्शंस यानी 98% ऑफ वाटर को वो लॉस कर देता है थ्रू ट्रांसपिरेशन। वेरी फ्यू अमाउंट ऑफ वाटर, 1 से 2% वाटर को क्या करता है, वो यूटिलाइज करता है, जैसे कि फूड बनाने में, फोटोसिंथेसिस करने में। तो वेरी निग्लिजिबल अमाउंट ऑफ वाटर को क्या कर रहा है, जो प्लांट है वो यूटिलाइज कर रहा है। तो इसलिए लोग ऐसा मानते हैं कि ऑलमोस्ट लगभग जितना पानी को ले रहा है प्लांट, लगभग उस पानी के उस प्रोसेस में से मेजर प्रोसेस को क्या कर दे रहा है, वो लॉस कर दे रहा है। पानी का मेजर प्रोसेस क्या हो जा रहा है, लॉस हो जा रहा है, क्योंकि यूज तो बहुत निग्लिजिबल अमाउंट थोड़ा कर रहा है। समझ में आ रहा है। इसलिए हम लोग ऐसा बोलते हैं इनटेक ऑफ वाटर जो होता है वो लॉस ऑफ वाटर के इक्वल होता है, और यही क्या है हमको यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। ये चीज़ में तो ये पोटोमीटर है। अब ये पोटोमीटर मेथड जो है, ये जो पोटोमीटर डिवाइस है, अब ये कई टाइप का है। एक होता है गैनोंग पोटोमीटर, एक है फार्मर्स पोटोमीटर, तो बहुत तरह के पोटोमीटर मेथड है, ठीक है, ध्यान रखना है। तो ये क्या मेजर कर रहा है, पोटोमीटर बताता है या गैनोंग पोटोमीटर बताता है कि प्लांट के द्वारा वाटर इनटेक किया जा रहा है, कितना प्लांट से वाटर का लॉस हो रहा है थ्रू ट्रांसपिरेशन, ये पता नहीं चल रहा है। ये ध्यान रखना है हम लोग को, ठीक है। चलो अब ये जो पूरा का पूरा सेटअप है इसके बारे में थोड़ा सा लोग समझते हैं। पहले क्या करना है, एक ट्विग लेना है, एक टहनी लेना है। क्या लेना है बच्चों, एक ट्विग लेना है, टहनी लेना है, ठीक है। और वो ट्विग किसका होगा, वो टहनी जो होगा वो छोटा सा स्टेम का कट पोर्शंस को लेना है जिसमें रूट नहीं है ना, जिसमें 8-10 लीफ होगा, क्लियर समझ आया। और वो प्लांट क्या होगा हम लोग का, कोलियस होगा। इसी प्लांट के ऊपर में देखा गया था, इसलिए एग्जाम्पल में भी इसका ही दिया हुआ है। एक ट्विग ऑफ सम सुटेबल प्लांट, जो एक सुटेबल प्लांट कोलियस है, इसको कट कर लेंगे।
कट करके कोई भी धार चाकू से, है ना, नाइफ से कट करके यहाँ पे फिक्स कर देंगे किसमें, एपरेटस में, ठीक है, जैसे कि फिगर में दिखाया गया है। इंटायर एपरेटस, पूरा का पूरा जो एपरेटस है मेरे पास में बच्चों, ये फिल्ड है किससे, पानी से, इसके अंदर पूरा वाटर फिल्ड है, पानी भरा हुआ है, सो डैट नो एयर स्पेस आर प्रेजेंट। इसमें हमने वाटर को क्यों फिल कर दिया, ताकि कोई भी एयर स्पेस ना हो, क्योंकि एयर स्पेस रहेगा तो हो सकता है एयर अंदर की तरफ आ जाए, समझ में आ रहा है। तो इसलिए हमने क्या कर दिया, पूरे सेटअप को, पूरे एपरेटस को वाटर से फिल कर दिया ताकि कोई भी एयर स्पेस, एयर गैप ना हो, ठीक है। इसके बाद क्या बोल रहा है, एन एयर बबल इज इंट्रोड्यूस इनटू द हॉरिजॉन्टल ग्रेजुएटेड कैपिलरी ट्यूब। ये वाले जो बच्चों ट्यूब्स हैं, इस ट्यूब्स को हमने क्या नाम दिया है, हॉरिजॉन्टल ग्रेजुएटेड कैपिलरी ट्यूब्स। इस ट्यूब्स में याद रखना है, इसी ट्यूब्स में हमें क्या करना है, एक बबल को इंट्रोड्यूस करवाना है, और इसी बबल के इंट्रोडक्शन से ही क्या होगा, ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है, ये वाला जो काम है वो स्टार्ट होगा। ध्यान रखना। अब ये बबल कैसे इसमें क्रिएट होगा, इंट्रोड्यूस होगा, वो हम लोग को देखना है। देखो सबसे पहले क्या होगा, ये जो हॉरिजॉन्टल ग्रेजुएटेड कैपिलरी ट्यूब्स है, ये ऐसे नीचे की तरफ बेंड किया, इसको बेंड करके हम लोग क्या करेंगे, ये जो मैंने यहाँ पे बीकर में लिया, ये बीकर है, इस बीकर में क्या है, कलर वाटर है। इस कलर वाटर में जैसे ही हम लोग इस ग्रेजुएटेड कैपिलरी ट्यूब्स को जब हम बेंड करेंगे, तो इसमें क्या करना है, एयर बबल इंट्रोड्यूस करना है। तो इस कैपिलरी ट्यूब्स को ऐसे बेंड करके जब हम क्या करेंगे, इस कलर वाटर में डिप करेंगे, तो डिप करने से पहले हमको क्या करना है, कलर वाटर का जो सरफेस है उस वहां पे क्या करना है, उस टिप्स को लाना है। टिप्स को पहले कहां पे रखना है, जो कलर वाटर है ना, जो कलर वाटर है उसके अबव रखना है, ऊपर रखना है, ताकि वहां से जो एयर है वो सक करके उस ट्यूब्स में अंदर की तरफ चला जाए, किसमें, कैपिलरी ट्यूब्स में। समझ में आया, क्योंकि वो एयर बबल इंट्रोड्यूस करना है ना। तो जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, इस ट्यूब्स को बेंड करके इस कलर वाटर को ऊपर रखेंगे, तो यहाँ से एयर जो होगा वो सक करके, याद रखना, वो इस ट्यूब्स के अंदर आ जाएगा और वो यहाँ पे से प्रेजेंट रहेगा इस कैपिलरी ट्यूब्स में। यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही एयर अंदर की तरफ आएगा, यहाँ पे एक एयर बबल बन जाएगा, दिस इज एयर बबल। समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो देखो वही चीज लिख रहा है यहाँ पे, दिस इज डन बाय, कैसे होता है, लिफ्ट है, हल्का से लिफ्ट करेंगे, बेंड करके कैपिलरी ट्यूब्स को अबव द कलर वाटर, कलर वाटर को ऊपर रखेंगे। जैसे कलर वाटर को ऊपर रखेंगे ना, तो यहाँ से क्या होगा, याद रखना, एयर जो होगा या होगा सक हो जाएगा, है ना, ड्यू टू सक्शन पुल। यहाँ पे एक सक्शन पुल काम करेगा, एक फोर्स काम करेगा, है ना, जो क्या करेगा, एयर को अंदर की तरफ खींचेगा और वो एयर अंदर की तरफ जाएगा और एयर बबल बना लेगा, जो कि क्या हो गया हम लोग का इस सेटअप का बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है, एयर बबल को इंट्रोड्यूस करना इतना आसान नहीं होता है, याद रखना। ये लिमिटेशंस में ये पॉइंट दिया हुआ है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। इस तरह से एयर बबल यहाँ पे क्रिएट होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी जो ट्यूब्स था, इस ट्यूब्स को हम लोग डिप कर देंगे किसमें, कलर वाटर में। जब एयर बबल क्रिएट हो गया उसके बाद हम लोग उसको डिप कर देंगे कलर वाटर में। क्लियर होगा। अच्छा, अब क्या हुआ, जैसे ही क्या होगा, यहाँ पे बबल क्रिएट हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे क्या लगा रहता है, स्केल लगा रहता है, ठीक है, स्केल लगा रहता है। अब क्या होगा, अब प्लांट मैंने यहाँ पे टेनी लगा दिया, ट्यूब लगा दिया। अब ये प्लांट भाई अपना काम करना स्टार्ट करेगा, वाटर को क्या करेगा, ये इनटेक करेगा। तो जैसे जैसे वाटर इनटेक होगा, यहाँ का पानी ऊपर की तरफ जाएगा, तो यहाँ का पानी क्या होगा, आगे की तरफ डिस्प्लेस होगा, तो नीचे का जो कलर वाटर रहेगा वो ऊपर की तरफ चढ़ेगा। तो देख रहे हो यहाँ पे जो डार्क कलर से तुमको दिखाया गया है, ये तुम्हारा कलर वाटर है। जो क्या हुआ, जब प्लांट इनटेक किया वाटर का, तो ये धीरे धीरे ये वाटर क्या कर रहा है, ये कलर वाटर ऊपर की तरफ राइट करते हुए तुमको दिख रहा है, ये पानी ऊपर की तरफ चढ़ रहा है ना। तो कलर वाटर क्या होगा, यहाँ तक आएगा। जब ये कलर वाटर आगे की तरफ आएगा, तो ये बबल को क्या करेगा, पुश करेगा, तो बबल डिस्प्लेस होकर के क्या करेगा, अपने पोजीशंस को चेंज करेगा। पहले यहाँ पे था, अब वो बबल मान लो यहाँ पॉइंट नंबर 1 पे आ गया। अब जैसे जैसे बबल आगे की तरफ बढ़ेगा, वो इस स्केल में रीड होता चला जाएगा। इससे हमको पता चलेगा कि भाई बबल का पोजीशन चेंज हुआ है, बबल का पोजीशन चेंज हुआ है। इसका मतलब जो वाटर क्या कर रहा है, जो प्लांट है वो पानी का इनटेक कर रहा है, और जितना इनटेक है वो लॉस ऑफ वाटर के इक्वल, ऑलमोस्ट इक्वल है। जिस क्लियर है। तो इसी तरीके से बबल का पोजीशन चेंज होते होते फाइनली हिमालय यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। तो इससे पता चल गया कि अगर बबल का पोजीशन चेंज हुआ है और साथ ही साथ कलर वाटर ऊपर की तरफ आया है, इसका मतलब भाई प्लांट ने वाटर का इंटेक किया है। अब ये चीज प्रूव हो गया। अब इंपॉर्टेंट याद रखना, अब यहाँ पे लगा हुआ है ऐसा रिजर्वायर और ये कॉक, इसका काम क्या होता है, ध्यान दो। रिजर्वायर जो है इसमें पानी फिल है, वाटर है पूरा, हम बताया एपरेटस में पानी फिल है, ठीक है। ये कॉक अभी बंद है, तो रिजर्वायर से पानी नीचे नहीं जा रहा है। अब क्या होगा, जैसे मैंने हम कॉक को ओपन कर देंगे तो रिजर्वायर से पानी निकल के नीचे की तरफ जाएगा, और ये वाटर क्या होगा, ऐसे इस तरफ आएगा, पानी नीचे की तरफ आएगा। कुछ वाटर इधर भी आएगा, लेकिन ये वाटर ऊपर की तरफ चढ़ नहीं पाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पे वाटर जब नीचे की तरफ आएगा, इधर की तरफ आएगा, तो ये बबल के तरफ क्या लगाएगा, धक्का लगाएगा, देखो ये बबल को पुश करेगा, तो ये बबल वापस से क्या हो जाएगा, अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। तो अब बोलो सर ये ओरिजिनल पोजीशन पे बबल क्यों ला रहे हैं। अगर वापस से इसी एक्सपेरिमेंट को रिपीट करना है,
तो हमको क्या करना पड़ेगा, बबल को वापस से उसी पोजीशन पे लाना होगा जहाँ पे वो पहले से प्रेजेंट था। तो ये रिजर्वायर का काम होता है भाई। रिजर्वायर अभी बंद है, यहाँ पे कॉक स्टॉप किया हुआ है, रिजर्वायर को पानी नहीं गिर रहा है। जैसे ही स्टॉप कॉक को जब ओपन करेंगे पानी निकलेगा, बबल को फोर्स लगाएगा, बबल को यहाँ से डिस्प्लेस करके पुश करेगा, बबल वापस से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा और वापस से इसी सेम एक्सपेरिमेंट को हम लोग दोबारा से रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें मैं अब देखो यहाँ पे उसी के बारे में जो मैंने बताया वो सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, जो मैंने बताया। अब यहाँ पे तुमको एक चीज याद रखना है कि ये लिमिटेशंस पूछ लेते हैं एग्जाम में। लिमिटेशंस क्या है? ठीक है, एयर बबल को इंट्रोड्यूस करना भाई इतना आसान नहीं होता है, अभी मैंने बताया। ठीक है, जो ट्विग्स होता है मे नॉट रिमेन फुली अलाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय तक ये ट्विग जिंदा नहीं रहता है। हो सकता है कि एक्सपेरिमेंट चलते चलते अगर बहुत टाइम लग गया, बहुत टाइम कंज्यूम हो गया, तो हो सकता है ट्विग काम करना बंद कर दिया, भाई जिंदा नहीं मर गया वो, अब वो वाटर का इंटेक कर ही नहीं रहा है, तो पता कैसे चलेगा, बबल का पोजीशन चेंज नहीं होगा, तो सारा एक्सपेरिमेंट हम लोग का क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। ठीक है, एनी चेंजेस इन द आउटसाइड एयर टेम्परेचर, अगर एयर टेम्परेचर मतलब एयर बाहर की तरफ जो मेरा सेटअप है उसके बाहर अगर एयर टेम्परेचर में किसी भी तरह कोई भी बदलाव होता है, कोई भी चेंजेस होता है, तो हो सकता है वो बदलाव हमारे एयर बबल को जो क्रिएट हुआ है उसके पोजीशंस को क्या कर देगा, वो अफेक्ट कर देगा। तो पोजीशंस कभी कभी ऐसा भी होता है कि बबल का जो पोजीशंस है वो क्या हो रहा है, आसपास का जो आउटसाइड इन्वायरमेंट है, आउटसाइड जो एयर है उसमें अगर कोई चेंजेस आता है तो वो बबल के पोजीशंस को अफेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से हमको प्रॉपर पता नहीं चल पाता है कि प्लांट वाटर का इंटेक कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। ये समझ में आ रहा है? तो ये लिमिटेशंस है इस एक्सपेरिमेंट का, है ना, इस गैनोफोटोमीटर का। ये लिमिटेशंस बच्चों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुम लोग को ध्यान रखना है। ट्रांसमिशन जो है वो कितने तरह का होता है, काइंड्स ऑफ ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन के बच्चों लोग टाइप्स देख रहे हैं, प्रकार देख रहे हैं, काइंड्स क्या है ट्रांसमिशन का। देखो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो ट्रांसमिशन जो है याद रखना वो कहाँ से हो सकता है। वो जो पॉसिबिलिटी है लॉस ऑफ वाटर का वेपर के फॉर्म में प्लांट बॉडी से, उसके लिए 3 पॉसिबिलिटी है ना। मतलब वो क्या हो सकता है, स्टोमेटा के थ्रू हो सकता है जो कि लीफ में प्रेजेंट है, लीफ मार्जिन में, और दूसरा क्या हो सकता है तुम्हारा क्यूटिकल्स हो सकता है, और तीसरा चीज हो सकता है क्या, लेंटिसेल्स है। तो ये 3 जगहों से क्या हो सकता है, ट्रांसमिशन होता है। तो ट्रांसमिशन क्या होगी हम लोग का, अगर मान लो ट्रांसमिशन स्टोमेटा के थ्रू हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टोमेटल ट्रांसमिशन बोलेंगे। अगर ट्रांसमिशन किसके थ्रू हो रहा है, क्यूटिकल के थ्रू हो रहा है तो उसको बोलेंगे क्यूटिकुलर ट्रांसमिशन। अगर ट्रांसमिशन लेंटिसेल्स के थ्रू हो रहा है जो कि ओल्ड स्टेम में देखा गया है, उसको हम बोलेंगे क्या, लेंटिकुलर ट्रांसमिशन। तो ट्रांसमिशन का भी 3 टाइप्स हो गया कि वो ट्रांसमिशन पर्टिकुलर किस टाइप के सेल से हो रहा है, कौन से रीजन से हो रहा है और कौन से सेल्स के थ्रू हो रहा है। समझ में आ रहा है? क्यूटिकल से होगा तो क्यूटिकुलर ट्रांसमिशन, अगर स्टोमेटा से होगा तो स्टोमेटल ट्रांसमिशन, अगर लेंटिसेल से होगा तो उसको बोलेंगे लेंटिकुलर ट्रांसमिशन। क्लियर हो ये बात? चलो तो देखो यहाँ पर वही चीज लिखा हुआ है जो मैंने बता दिया है, वही स्लाइड में यहाँ पे तुम लोग को यहाँ पे लिखा हुआ है रिटन में। इस चीज को तुम लोग अच्छे से पढ़ना, अच्छे से समझना, उसके बाद आगे बढ़ना। ये चीज समझ में आ रही कि नहीं, मतलब अब मैं तुम लोग के लिए एक बार पढ़ देता हूँ इस चीज को। क्या है, ट्रांसमिशन फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट अकर फ्रॉम द 3 डिफरेंट रीजन। ठीक है, ट्रांसमिशन जो होगा प्लांट के एरियल पार्ट से 3 जगह से हो सकता है, 3 रीजन से हो सकता है। क्या क्या हो सकता है, फ्रॉम द लीव्स थ्रू द स्टोमेटा। लीफ में भाई स्टोमेटा होता है, लीफ में क्या होता है, स्टोमेटा होता है ना। स्टोमेटा जो होता है वहां से अगर ट्रांसमिशन हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टोमेटल ट्रांसमिशन बोलेंगे। डायरेक्टली फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लीफ एंड स्टेम उसको बोलेंगे क्या, क्यूटिकुलर ट्रांसमिशन। हमको पता है लीफ के सरफेस पे क्या होता है, अगर एक तुमको लीफ का डायग्राम दिखाएंगे उसका कट सेक्शन, तो क्या होगा, लीफ में तुम्हारा सबसे बाहर की तरफ क्या होगा, सबसे बाहर की तरफ एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस से सिक्रीट करता है एक क्यूटिन या वैक्सी लेयर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूटिकल बोलते हैं। और अगर क्यूटिकल के थ्रू ट्रांसमिशन हो रहा है तो वो हो जाएगा क्या, क्यूटिकुलर ट्रांसमिशन। अभी आगे वाले स्लाइड में तुमको क्लियर हो जाएगा कि जो लीफ है, लीफ का जो कट सेक्शन है ना, उसके अंदर में क्या क्या स्ट्रक्चर्स है, क्या क्या सेल्स है, उन सारे सेल्स को हम लोग एक बार हम लोग ओवरऑल देखेंगे कि किस तरह से एपिडर्मिस है, क्यूटिकल है, मेसोफिल टिश्यूज है। मेसोफिल टिश्यूज में क्या है, डिफ्रेंशिएट करके क्या बनता है, एक पैलेसाइड टिश्यू बनता है, फिर स्पॉन्जी टिश्यूज बनता है ना, सब स्टोमेटल स्पेस होता है। वो सारा हम लोग यहाँ पे अभी आगे स्लाइड में देखेंगे। ठीक है, तो इतना चीज क्लियर हुआ तुम लोग को कि अगर ट्रांसमिशन स्टोमेटा के थ्रू रहा है, स्टोमेटा ट्रांसमिशन क्यूटिकल के थ्रू होगा तो उसको बोलेंगे क्यूटिकुलर ट्रांसमिशन। अगर लेंटिकुलर से, लेंटिसेल से होगा तो उसको बोलेंगे लेंटिकुलर ट्रांसमिशन। चलो आगे बात करते हैं हम लोग। अच्छा, मोर ट्रांसमिशन अकर फ्रॉम द अंडर सरफेस ऑफ द डाइकॉट लीफ। अब देखो लीफ 2 तरह का होता है, एक होता है मोनोकॉट लीफ होता है, एक होता है डाइकॉट लीफ होता है। ठीक है, मोनोकॉट लीफ और डाइकॉट लीफ में क्या फर्क होता है, तुमने देखा होगा कि जो मोनोकॉट लीफ होता है, ठीक है, उसमें उसका जो लीफ होता है वो थोड़ा सा ऐसे पतला सा होता है, नैरो लीफ होता है, और उसमें जो वीनेसेंस होता है, ठीक है,
जो वेन्स का अरेंजमेंट होता है जिसको हम लोग वेनेशन बोलते हैं, वो कैसा होता है, पैरेलल होता है। जैसे बैम्बू का हो गया, बैम्बू का लीफ देखना ऐसे कुछ होता है, तो वो कैसा हो गया जिसमें पैरेलल वेनेशंस होगा, है ना। जो वेन्स का अरेंजमेंट है इसको वेनेशंस कह रहे हैं, अगर वो पैरेलली अरेंज होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैरेलल वेनेशन बोलेंगे। लेकिन मान लो अगर ये क्या है हम लोग का मेरे पास में, अगर ये डाइकॉट लीफ है, ये मैंने मोनोकॉट का बताया, अगर ये डाइकॉट लीफ है तो डाइकॉट लीफ में क्या होता है, इस तरह से मिड रिब होता है, ये सेंट्रली क्या होता है, मिड रिब होता है। मिड रिब में क्या होता है, इस तरह से वेन होता है, ठीक है। वेन के बाद क्या होगा यहाँ पे, इस तरह से वेनलेट्स होता है, यहाँ होगा इस तरह से वेनलेट्स होता है। ये मैंने वेन्स बनाया और इस तरह से क्या होता है, वेनलेट्स होता है। ये तुम लोग देखा होगा, बहुत बच्चे लोग देखेंगे इस तरह से कि भाई जो तुम्हारा डाइकॉट लीफ होता है उसमें इस तरह का विनेशंस रहता है। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं रेटिकुलेट विनेशन। इसको क्या बोलेंगे, रेटिकुलेट विनेशन। यानी जो विन्स है वो रेटिकुलम, एक नेटवर्क बनाया हुआ है, जाल की तरह फैला हुआ है लीफ में, है ना। इसको क्या बोलेंगे, रेटिकुलेट विनेशन। ये चीज ध्यान रखना है, क्लियर हुआ ये बात। अच्छा, ये क्या हो गया मेरे पास में, ये पैरेलल विनेशन है, ठीक है, जो कि मोनोकॉट लीफ में मिला है, पैरेलल विनेशन। क्लियर हो गया। तो ये चीज तुम लोग को ध्यान रखना है। तो मैंने यहाँ पे क्या कहा भाई, मैंने कहा कि देखो मोड ट्रांसमिशन अकर द अंडर सरफेस। अंडर सरफेस का मतलब होता है नीचे वाला सरफेस। लीफ है ना, देखो ये मैंने लीफ दिखाया, मान लो ये लीफ है, लीफ का क्या होता है, एक नीचे वाला सरफेस होता है, एक अपर वाला सरफेस होता है। तो नीचे वाला जो सरफेस है उसको बोले अंडर सरफेस ऑफ लीफ, मतलब नीचे वाला जो सरफेस है लीफ का, उसमें याद रखना वहां से ट्रांसमिशन ज्यादा होता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर अंडर सरफेस ऑफ लीफ से ट्रांसमिशन ज्यादा क्यों होता है। दिस इज बिकॉज क्योंकि अंडर सरफेस ऑफ लीफ में क्या होता है, स्टोमेटा का नंबर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द अपर सरफेस ऑफ द डाइकॉट लीफ। तो याद रखना डाइकॉट लीफ के अंडर सरफेस पे स्टोमेटा का नंबर बहुत ज्यादा होता है। याद रखना अपर सरफेस पे वेरी निग्लिजिबल अमाउंट ऑफ क्या होता है, स्टोमेटा होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं होता। तो अंडर सरफेस ऑफ लीफ में अगर स्टोमेटा का नंबर ज्यादा है तो सीधा सा बात है वो क्या बताएगा, वो ये बताएगा कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ट्रांसपिरेशन अंडर सरफेस ऑफ द लीफ से होगा, क्योंकि पोर ज्यादा है, ओपनिंग ज्यादा है, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वाटर का लॉस वेपर के फॉर्म में अंडर सरफेस ऑफ लीफ से होगा। तो ज्यादा ट्रांसपिरेशन कहां से हो रहा है, अपर से या लोअर से, लोअर से सर, मतलब अंडर सरफेस ऑफ लीफ से। ये चीज क्लियर हुआ है ना। इस चीज को प्रूफ कैसे करोगे, इस चीज को प्रूफ करने के लिए मेरे पास में क्या चाहिए, ये क्वेश्चन आता है कोबाल्ट क्लोराइड पेपर। कोबाल्ट क्लोराइड पेपर ये एक इंडिकेटर होता है। ये क्या होता है, ये एक इंडिकेटर है जो ये बताता है कि ये इसमें ट्रांसमिशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। समझ में आया कहने मतलब ये भाई कि सीधा सा बात है, तुमको तो पता चल गया कि ट्रांसमिशन होता है प्लांट में, लेकिन ट्रांसमिशन हमको क्या पता करना है, हमको पता करना है कि लीफ के कौन से सरफेस से ट्रांसमिशन ज्यादा हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर लीफ के जिस पोर्शन से ट्रांसमिशन ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब वहां पे नंबर ऑफ स्टोमेटा का नंबर ज्यादा है। इस चीज को कैसे इंश्योर करोगे, इस चीज को इंश्योर करने के लिए हम एक लेंगे क्या, इंडिकेटर, उसका नाम क्या है, कोबाल्ट क्लोराइड पेपर। जब ये कोबाल्ट क्लोराइड पेपर ड्राई रहता है तो ये ब्लू कलर का रहता है, ठीक है। when this कोबाल्ट क्लोराइड पेपर कम्स इन कांटेक्ट विद मॉइस्चर, अगर ये मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो ये कोबाल्ट क्लोराइड पेपर जो है ये टर्न इनटू द पिंक कलर। ये इस बात का इंडिकेटर होता है कि यहां पे क्या हुआ है, इस रीजन से ट्रांसमिशन हुआ है। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि ज्यादा ट्रांसमिशन कहां से हो रहा है, अपर सरफेस या अंडर सरफेस ऑफ लीफ से, वो ये ऐसे पता चलेगा क्योंकि याद रखना जब तुम कोबाल्ट क्लोराइड पेपर को नीचे भी लगा दोगे और लीफ के अपर सरफेस पे भी लगा दोगे, कैसे लगाओगे, सीधा सा बात है, देखो यहाँ पे क्या दिखाएगा, डायग्राम में यहाँ पे लीफ को दिखाया गया और लीफ के ऊपर और नीचे दो क्या लगाएंगे हम लोग, इस तरह से स्लाइड लगा देंगे। ग्लास का एक बना हुआ स्लाइड्स आता है, उस स्लाइड्स के मदद से हम लोग क्या करेंगे, लीफ में कोबाल्ट क्लोराइड पेपर को फिक्स कर देंगे। समझ में आया। फिक्स करने के बाद क्या होगा, उसको कुछ समय के लिए छोड़ देंगे। जब हम लोग उसको कुछ समय के लिए छोड़ देंगे, मतलब इसको लगा करके उसको क्लिपिंग कर देंगे ताकि फिर वो अपनी जगह से हिले नहीं, ठीक है। तो कोबाल्ट क्लोराइड पेपर है ना, कोबाल्ट क्लोराइड पेपर पहले जो पिंक कलर में टर्न होगा, पहले मतलब जल्दी किस में टर्न हो रहा है ये देखना है तुमको। अगर कोबाल्ट क्लोराइड पेपर नीचे भी लगा हुआ, ऊपर भी लगा हुआ है, लेकिन ऊपर वाला जो है वो टर्न तो हुआ पिंक कलर में, ब्लू से, लेकिन उसमें काफी टाइम लगा। लेकिन नीचे वाला जो कोबाल्ट क्लोराइड पेपर था, ठीक है, वो बहुत रैपिडली टर्न हो गया किसमें, ब्लू से पिंक कलर में। इसका मतलब ये हुआ कि पिंक कलर में ऊपर वाला भी बदला और नीचे वाला भी बदला, लेकिन नीचे वाला बहुत तेजी से बदला क्योंकि नीचे से क्या हो रहा था, ट्रांसपिरेशन ज्यादा हो रहा था, क्योंकि नीचे में क्या है, ओपनिंग ज्यादा था। इस वजह से क्या हुआ, ज्यादा से ज्यादा वाटर पेपर बाहर की तरफ निकला और वो जो कोबाल्ट क्लोराइड पेपर था वो ज्यादा से ज्यादा वाटर के कॉन्टैक्ट में आया और वो जल्दी टर्न हो गया किसमें, पिंक कलर में टर्न हो गया, ठीक है। इससे क्या पता चला, इससे पता चला कि अंडर सरफेस ऑफ द लीफ में क्या है,
स्टोमेटा का नंबर ज़्यादा है। इस चीज़ क्लियर हुआ बात। अच्छा, अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इस चीज़ को, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। जो मैंने बताया है वही सब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इस स्लाइड में लिखा हुआ है। देखो, मोर ट्रांसमिशंस अकर फ्रॉम द अंडर सरफेस ऑफ द डाइकॉट लीफ, मैंने बता दिया है। देयर आर मोर स्टोमेटल ओपनिंग, स्टोमेटल ओपनिंग क्या है, अंडर सरफेस पे सबसे ज्यादा है, अंडर सरफेस ऑफ द डाइकॉट लीफ, एंड देयरफॉर मोर ट्रांसमिशन अकर फ्रॉम द अंडर सरफेस। स्टोमेटा का नंबर अगर अंडर सरफेस ऑफ लीफ में ज्यादा है तो ट्रांसमिशन अंडर सरफेस ऑफ लीफ से ज्यादा होगा। ये तो नॉर्मल सा बात है, इसमें क्या समझना है, ठीक है। दिस कैन बी प्रूव्ड बाय ए एक्सपेरिमेंट। इसको प्रूव करने के लिए हमने क्या किया भाई, एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया हमने, यहाँ पे क्या लिया, ए पीस ऑफ ड्राई कोबाल्ट क्लोराइड पेपर। हमने क्या लिया, कोबाल्ट क्लोराइड पेपर का एक ड्राई पीस लिया जो कि ब्लू कलर का था, ठीक है, और अटैच टू द टू सरफेस ऑफ द लीफ। लीफ के दोनों सरफेस, अपर सरफेस और अंडर सरफेस ऑफ द लीफ से अटैच कर दिया विद द हेल्प ऑफ दिस ग्लास स्लाइड, एंड वहां पे हमने क्लिपिंग कर दिया, ठीक है ना, एंड हेल्ड इन द पोजीशन बाय द टू ग्लास स्लाइड्स ऑन आइदर साइड, टाइड टुगेदर बाय इलास्टिक बैंड और हेल्ड बाय अ क्लिप। क्लियर है, जो मैंने बताया वही चीज यहां लिखा हुआ है। उसके बाद क्या हुआ, द लीफ शुड रिमेन अटैच टू इट्स ओन प्लांट। लीफ अभी भी अपने पेरेंट प्लांट के साथ अटैच है। ऐसा मत सोचना कि तुम पेरेंट प्लांट से लीफ को ब्रेक करके, लीफ को प्लग करके ला करके तुम एक्सपेरिमेंट करोगे, तो नहीं हो पाएगा, याद रखना। लीफ जो है वो प्लांट बॉडी के साथ अटैच्ड होना चाहिए, है ना, और उसी अटैच्ड होने के साथ साथ हमें ये एक्सपेरिमेंट को साथ में करना है। ये चीज क्लियर है। द पीस ऑफ पेपर विच इज फेसिंग द अपर सरफेस ऑफ द लीफ आइडियल डज नॉट टर्न पिंक, और टर्न पिंक इज मच लॉन्गर टाइम। जो मैंने बताया, अपर सरफेस ऑफ लीफ पे जो पेपर था वो तो पिंक हुआ, या तो याद रखना, अपर सरफेस पे लीफ स्टोमेटा का नंबर एकदम न के बराबर ही होता है। इसीलिए यहाँ पे दो बात लिखा हुआ है, या तो वो पिंक कलर में टर्न नहीं होगा, या तो टर्न होगा भी तो इतने लंबे समय के बाद होगा, क्योंकि वहां पे स्टोमेटा का नंबर कम है, ठीक है। देन द क्या, वन ऑन द लोअर सरफेस विच टर्न पिंक मच फास्टर। लोअर सरफेस ऑफ द लीफ पे जो पिंक कलर में टर्न हो रहा, ब्लू कलर का कोबाल्ट क्लोराइड पेपर, वो बहुत तेजी के साथ हो रहा है। ये प्रूव कर रहा है क्या, मोर ट्रांसपिरेशन टेक्स प्लेस फ्रॉम द लोअर सरफेस विच इज ऑन द अकाउंट ऑफ द न्यूमरस स्टोमेटा फाउंड ऑन इट। इससे क्या पता चल रहा है, इससे पता चल रहा है कि बहुत सारे स्टोमेटा का नंबर होता है कहां पे, अंडर सरफेस ऑफ द लीफ ऑफ डाइकॉट। क्लियर है बात। इस बात को प्रूव करने के, ये क्वेश्चन आया इंपॉर्टेंट एग्जाम में, पूछ सकता है कि कोबाल्ट क्लोराइड पेपर जो है, याद रखना, जब वो पिंक कलर में टर्न हो रहा है ब्लू से, तो वो क्या बता रहा है, वो ये बता रहा है कि अंडर सरफेस ऑफ द लीफ पे स्टोमेटा का नंबर ज्यादा है। न्यूमरस स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन द अंडर सरफेस ऑफ द लीफ। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, क्यूटिकल इज वैक्सी। अच्छा, अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे सर, क्यूटिकल क्या होता है। अगर ट्रांसपिरेशन क्यूटिकल के थ्रू होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, अगर ट्रांसपिरेशन क्यूटिकल के थ्रू होगा तो उसे हम क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन कहेंगे। क्यूटिकल क्या होता है, क्यूटिकल इज ए वैक्सी लेयर, है ना, ये क्या होता है, एक वैक्सी लेयर होता है, ठीक है, जो कि सिक्रेटेड बाय द एपिडर्मिस। हम मैंने बताया था अभी, एपिडर्मिस से सिक्रेट करता है बाहर की तरफ एक वैक्सी लेयर, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग क्यूटिन भी बोलते हैं या वैक्स भी बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ इस क्यूटिन के थ्रू अगर ट्रांसपिरेशन हो रहा है, मतलब पानी जो है जो वेपर के फॉर्म में है ना, क्यूटिकल के थ्रू निकल रहा है, उसको बोलते हैं क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन, ठीक है। द थिकनेस ऑफ द क्यूटिकल वेरी फ्रॉम द प्लांट। अब याद रखना, क्यूटिन का जो थिकनेस है वो प्लांट टू प्लांट वेरी करता है। हो सकता है कि किसी प्लांट में क्यूटिन का जो क्यूटिन मतलब जो वैक्सी लेयर है वो ज़्यादा थिक होगा, हो सकता है किसी प्लांट में क्यूटिन का लेयर क्या होगा, लेस थिक होगा, मतलब वो थीन होगा। तो डिपेंड करता है कि वो प्लांट कैसा है, और डिपेंड ये भी करता है कि प्लांट किस रीजन में पाया जाता है। देखना, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जैसे कि जीरोफिटिक प्लांट। जीरोफिटिक प्लांट ऐसे प्लांट होते हैं जैसे कैक्टस हो गया, अपुंशिया हो गया, ये प्लांट जो है ना, याद रखना, डेजर्ट एरिया में ग्रो करते हैं, वहाँ पे ये प्लांट क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। तो ऐसे प्लांट जब उस जगह पे ग्रो कर रहे हैं तो याद रखना, वहाँ के सॉइल में पानी का क्या होता है, कमी होता है। जो कैक्टस होता है जहाँ पे वो ग्रो करता है ना, वहाँ के सॉइल में पानी क्या होता है, कमी होता है। अगर वहाँ के सॉइल में पानी की कमी है, तुम ही सोचो, तो क्या ऐसे प्लांट्स क्या कोशिश करेंगे, ऐसे प्लांट बेसिकली यही ट्राई करेंगे कि अपने प्लांट बॉडी के अंदर में ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को क्या कर लिया जाए भाई, कंजर्व कर लिया जाए। तो ये जो कंजर्व करने का एक मैकेनिज्म्स है, ये जो कंजर्व करने का एक अडाप्टेशन है उस जीरोफिटिक प्लांट्स के अंदर में, वो इसलिए है क्योंकि वो प्लांट ऐसे जगह पे ग्रो कर रहा है जहाँ के सॉइल पानी का क्या है, डेफिशिएंसी है। अगर वहाँ के सॉइल में अगर वो प्लांट ग्रो कर रहा है तो सीधा सा बात है, अगर वहाँ पे क्यूटिन या क्यूटिन वाला जो लेयर होगा, क्यूटिन का जो लेयर होगा, अगर वो थिक नहीं होगा तो सोच वहाँ पे क्या प्रॉब्लम आएगा। वहाँ प्रॉब्लम ये आने वाला है कि वहाँ पे ऑलरेडी प्लांट को पानी कम मिल रहा है, जो पानी थोड़ा बहुत है भी, अगर वो भी क्यूटिन के थ्रू अगर लॉस हो जाएगा तब तो भाई प्लांट को वाटर का हमेशा डेफिशिएंसी बना रहेगा,
कमी बना रहेगा पानी का हमेशा उस प्लांट को। तो क्या करना पड़ेगा, एक काम करते हैं, जो जीरोफिटिक प्लांट्स होते हैं, जो डेजर्ट एरिया में प्लांट ग्रो कर रहे हैं, ऐसे प्लांट के क्यूटिन को हम लोग क्या कर देते हैं, थिक बना देते हैं कि ज़्यादा थिक बना दोगे तो वाटर का लॉस क्या हो जाएगा बेटा, प्रिवेंट हो जाएगा। अगर वो जो थिन हो जाएगा तो वाटर तो निकल जाएगा ना उसमें से, समझ में आ रहा है कहने का मतलब। इसलिए भाई ऐसे प्लांट में क्यूटिन को क्या बनाते हैं हम लोग, थिक लेयर बना देते हैं, थिक लेयर का कोटिंग कर देते हैं, ताकि उस प्लांट से पानी का लॉस कम हो जाए और वो प्लांट वाटर को कंजर्व करने में सक्सेसफुल हो जाए। इस चीज को हम लोग क्या करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए ऐसे प्लांट्स में क्या किए हम लोग, वहां पे थिक या बोल सके जो क्यूटिन वाले लेयर्स है उसको थिक बनाया नेचर्स ने, हमने नहीं बनाया, नेचर ने बनाया। ठीक है ना, क्लियर बात समझ में आया। तो याद रखना ऐसे प्लांट में क्या है, अडाप्टेशन है, वहां पे क्यूटिन या वैक्सी लेयर कैसा रहेगा, थिक रहेगा, ताकि लॉस ऑफ वाटर को मिनिमाइज कर सके, रिड्यूस कर सके और पानी को कंजर्व कर सके। ये एक अडाप्टेशन होता है ऐसे प्लांट में, जो प्लांट ऐसे जगह में ग्रो कर रहे हैं जहां के सॉइल पानी का डेफिशिएंसी है। ठीक है, पानी को बचाना है। चलो क्लियर हुई बात। तो ये बात मैंने यहां पे बनाया। तो प्राइमरीली द क्यूटिकल सर्व्स टू प्रिवेंट द इवेपोरेशन ऑफ द वाटर फ्रॉम द लीफ सरफेस। हाउएवर, मतलब क्यूटिकल का जो पहला काम है वो ये है कि इवेपोरेशंस को प्रिवेंट करना जो कि लीफ सरफेस से हो रहा है ना। हाउएवर सम इवेपोरेशंस डज नॉट अगर, है ना, द ग्रेटर द थिकनेस ऑफ द क्यूटिकल द लेसर इज द इवेपोरेशन। अगर क्यूटिकल का थिकनेस कैसा होगा, ज्यादा होगा तो इवेपोरेशंस कम होगा। अगर क्या हो जाएगा, मतलब ट्रांसमिशंस क्या हो जाएगा, कम होगा। ठीक है, जैसे डेजर्ट प्लांट में क्या होता है, टेंड टू हैव थिकर क्यूटिकल टू कट डाउन द ट्रांसमिशन। जैसे मैंने अभी बताया ना कि जो डेजर्ट प्लांट होते हैं उनमें क्यूटिकल कैसा होता है, थिक होता है, ताकि ट्रांसमिशन को कट डाउन कर सके, मतलब कम कर सके, है ना, ताकि वहां पे पानी का कंजर्वेशन करना है ना। ये चीज क्लियर है। लेंटिसेल्स क्या बोल रहा है भाई, ये बोल रहा है कि अगर ट्रांसमिशन लेंटिकुलर हो, अगर ट्रांसमिशन लेंटिसेल्स के थ्रू होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेंटिकुलर ट्रांसमिशन बोलते हैं। ठीक है, याद रखना ये जो लेंटिसेल्स होता है ना, ये ऑलवेज ओपन रहता है, ये हमेशा खुला रहता है। 1% ट्रांसमिशन यहाँ से होता है, बहुत कम होता है, ओल्ड स्टेम में ये डेवलप्ड होता है, ध्यान रखना। और ये ऑलवेज ओपन रहता है, ये बंद और क्लोज नहीं होता है स्टोमेटा की तरह, है ना, ये ऑलवेज ओपन रहता है। ठीक है ना। तो देखो लिखा हुआ है लेंटिसेल्स आर द स्पेशल ओपनिंग, ये एक स्पेशल तरह का ओपनिंग होता है जो कि डेवलप होता है बार्क ऑफ द ओल्ड स्टेम। जब कोई ट्री ओल्ड हो जाता है, पुराना हो जाता है, तो देखना उस ओल्ड ट्री के जो वुडी स्टेम्स होता है उसमें क्या होता है, पतला पतला जो स्ट्रिप्स होता है, पतला पतला क्या होता है, पपड़ी की तरह क्या उसमें से निकलता है स्ट्रक्चर्स, देखना, है ना। तो जो वुडी ट्री का जो बाहर वाला पपड़ी वाला लेयर है वो बार्क है बेसिकली। वहीं पे क्या पाया जाता है तुम्हारा, वहीं पाया जाता है हम लोग का लेंटिसेल्स, जो कि स्पेशल काइंड ऑफ ओपनिंग होता है उसमें। ठीक है, जहां से वो ऑलवेज ओपन रहता है, जहां से क्या हो सकता है, ट्रांसमिशन होता है। यहाँ से ट्रांसमिशन बहुत कम होता है, लगभग 1 से 2% ट्रांसमिशन। ठीक है, दिस अलाउ द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। डिफ्यूजन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह गैसेस का डिफ्यूज होना। ठीक है ना, दिस अलाउ द डिफ्यूजन गैसेस फॉर द रेस्पिरेशन, मतलब इस पोर से क्या हो रहा है, गैसेस का डिफ्यूजन भी हो रहा है, एज वेल एज द फोटोसिंथेसिस हो रहा है। ठीक है ना, मतलब फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए भाई, गैसेस चाहिए ना, CO2 का लेना चाहिए ना, CO2 अंदर आना चाहिए प्लांट बॉडी में। तो उसके लिए कौन काम कर रहा है, ये ओपनिंग भी काम कर रहा है। और ये लेंटिसेल्स कभी बंद नहीं होता है, दे रिमेन ओपन, और ये हमेशा खुला रहता है ऑल द टाइम। ठीक है ना, ये हमेशा खुला रहता है और यहाँ से ट्रांसमिशन भी होता रहता है और CO2 का भी अंदर आना जाना होता रहता है। ठीक है, जिसके लिए समझ में आया कि नहीं, मतलब आगे बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, अब हम बात करें क्या क्या फैक्टर्स है जो इफेक्ट कर रहा है किसको, ट्रांसपिरेशन को। वो क्या क्या फैक्टर्स है जो ट्रांसमिशन को क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है। तो चलो हम लोग बात करते हैं कि क्या क्या फैक्टर है जो ट्रांसमिशन को अफेक्ट करता है। पहले हम बात करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स, मतलब कोई ऐसा फैक्टर जो बाहर वाला फैक्टर है वो ट्रांसमिशन को अफेक्ट कर रहा है। अफेक्ट करने का मतलब क्या होता है, अफेक्ट करने का मतलब होता है वो ट्रांसमिशन को बढ़ा भी सकता है और वो ट्रांसमिशन को घटा भी सकता है। तो यहाँ पे जो ट्रांसमिशन को अफेक्ट कर रहा है, यानी बढ़ाया जा रहा है, घटाया जा रहा है, वो किसके थ्रू हो रहा है, एक्सटर्नल फैक्टर के थ्रू हो रहा है, बाहरी फैक्टर के थ्रू हो रहा है। ठीक है ना, चलो बात करते हैं कि वो फैक्टर क्या क्या है। पहला हम लोग का इंटेंसिटी ऑफ लाइट, पहला क्या है हम लोग का, इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट। क्या है यहाँ पे समझने के बाद, देखो डे टाइम में, ड्यूरिंग द डे टाइम स्टोमेटा जो रहता है ना, यह जो स्टोमा है आर ओपन टू फैसिलिटेट द इनवर्ट डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे CO2 होगा, फॉर द फोटोसिंथेसिस। जैसा कि तुमको पता है दिन के समय में, है ना, डे टाइम के समय में क्या होता है, स्टोमेटा जो है वो खुलता है, ओपन होता है। किस लिए खुलता है सर, ताकि बाहर से एटमॉस्फेयर से, है ना, किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का अंदर की तरफ क्या हो जाए, इनवर्ट डिफ्यूजन हो जाए। मतलब एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इसी स्टोमेटल पोर के हेल्प से अंदर की तरफ आ जाए, उसका इनवर्ट डिफ्यूजन हो जाए गैसेस का, गैसेस मेनली किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का।
ठीक है, क्यों क्यों हो कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत क्यों है? क्योंकि यहाँ पे क्या करना है, फोटोसिंथेसिस करना है। तो फोटोसिंथेसिस पर्पस के लिए याद रखना डे टाइम में स्टोमेटा खुलता है और ये फैसिलिटेट करता है कि भाई अब तुम एटमॉस्फेयर से CO2 को अंदर की तरफ भेज दो। क्लियर हुआ? एट नाइट, रात के समय में क्या होता है, दे आर क्लोज। रात के समय में प्लांट तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा है। जब रात के समय में लाइट ही अवेलेबल नहीं है तो प्लांट फोटोसिंथेसिस कैसे कर रहेगा? तो रात के समय में क्या होता है कि जो स्टोमेटा होता है वो बंद रहता है, क्योंकि रात में तो फोटोसिंथेसिस हो नहीं रहा है, क्योंकि रात के समय में क्या है, लाइट सनलाइट जो है वो अवेलेबल नहीं होता है। ठीक है ना? देयरफॉर मोर ट्रांसमिशन अकर ड्यूरिंग द डे टाइम। तो तुम ही सोचो ना, अगर दिन के समय में स्टोमेटा खुल रहा है CO2 को इनवर्ड डिफ्यूजन करने के लिए, CO2 को अंदर लाने के लिए, तो उसी दौरान उसी टाइम पे क्या होगा, प्लांट बॉडी से वाटर जो है वेपर के फॉर्म में उसी ओपनिंग के थ्रू निकल जाएगा। तो याद रखना स्टोमेटा जो खुल रहा है ना, वो स्पेशल ट्रांसमिशन के लिए नहीं खुल रहा है, बल्कि वो डे टाइम में इसलिए खुल रहा है ताकि बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए अंदर की तरफ आ जाए। उसी ड्यूरेशन में क्या होगा, उसी टाइम में क्या होगा, उसी ओपनिंग के थ्रू जब वो CO2 अंदर की तरफ आ रहा है तो उसी टाइम में क्या होगा, उसी ओपनिंग से क्या होगा, वाटर का लॉस हो जाएगा वेपर के फॉर्म में, जिसे हम ट्रांसपिरेशन बोलेंगे। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई रात के समय तो स्टोमेटा खुल ही नहीं रहा है, तो रात के समय ट्रांसमिशन तो हो ही नहीं रहा है, लेकिन डे टाइम में क्या हो रहा है, स्टोमेटा खुल रहा है फोटोसिंथेसिस के लिए, तो डे टाइम में फोटोसिंथेसिस क्या होगा, यहाँ पे ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा। When it is cloudy during the day, the stomata are partially closed and the transpiration is reduced. अब मान लो कभी कभी ऐसा होता है कि बादल लगा हुआ है, क्लाउडी है, वेदर जो है वो क्लाउडी है ना, तो वहाँ पे क्या, अगर क्लाउडी रहेगा तो क्या है, सनलाइट नहीं है, कम सनलाइट अवेलेबल है, तो सीधा सा बात है स्टोमेटा जो है वो पार्सली क्या रहता है, वो क्लोज रहता है, हल्का सा खुला रहता है, हल्का सा वो बंद रहता है। पार्सली क्लोज रहता है मतलब वो हल्का सा ओपन रहता है, ठीक है ना, तो वहाँ पे ट्रांसमिशन क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि वो ओपनिंग ठीक से कंप्लीटली नहीं खुला है, क्योंकि कंडीशन कैसा है, यहाँ पे क्लाउडी है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट एक्सटर्नल फैक्टर दैट इज टेम्परेचर। नेक्स्ट एक्सटर्नल फैक्टर दैट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर पे बात करते हैं। इफ द आउटसाइड टेम्परेचर इज हायर, अगर बाहर में टेम्परेचर ज्यादा है, हम लोग किसका बात कर रहे हैं, एक्सटर्नल फैक्टर का बात कर रहे हैं। अगर आउटसाइड टेम्परेचर क्या है बच्चों, ज्यादा है, तो क्या होगा, देयर इज मोर इवेपोरेशन फ्रॉम द लीफ। तुम ही सोचो ना, अगर टेम्परेचर ज्यादा है, गर्मी ज्यादा है, तो तुम देखते हो ना, जब गर्मी ज्यादा लगता है हमको तो पसीना बहुत जल्दी निकलता है, पानी जो पर्सपिरेशन है, स्वेटिंग का प्रोसेस है, वो तो बढ़ जाता है ना। गर्मी के समय में ह्यूमन बीइंग से देखना बहुत जल्दी जल्दी पसीना आता है, क्यों, क्योंकि गर्मी ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है। तो वही तो यहाँ पे भी हो रहा है, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ज्यादा से बहुत जल्दी जल्दी इवापोरेट करेगा, प्लांट बॉडी से पानी निकल के बाहर की तरफ जाएगा। यानी क्या होगा, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इवापोरेशन का रेट क्या होगा, फास्ट हो जाएगा, यानी ट्रांसमिशन बहुत जल्दी जल्दी होगा। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर मोर ट्रांसमिशन, पानी बहुत जल्दी से इवेपोरेट होकर के क्या कर रहा है, बाहर की तरफ निकल रहा है प्लांट बॉडी से, दैट मींस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रांसपिरेशन बढ़ जाएगा, मोर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। इंक्रीज इन द टेम्परेचर अलाउ द मोर वाटर टू द इवेपोरेट। और ये टेम्परेचर ही क्या कर रहा है, टेम्परेचर ही क्या कर रहा है, वाटर को अलाउ कर रहा है कि भाई जल्दी जल्दी तुम क्या होगा, इवेपोरेट करके बाहर की तरफ निकलो, क्योंकि हाई टेम्परेचर क्या कर रहा है, ज्यादा टेम्परेचर क्या कर रहा है, वाटर को अलाउ कर रहा है वो जल्दी जल्दी वेपराइज कर जाए और वो प्लांट बॉडी से बाहर की तरफ निकल जाए। और पानी जितना जल्दी जल्दी प्लांट बॉडी से बाहर की तरफ निकलेगा, मतलब वो ट्रांसपिरेशन को क्या कर रहा है, प्रोमोट कर रहा है, दैट मींस ट्रांसपिरेशन फास्ट हो रहा है। क्लियर हुआ? एंड डिक्रीज इन टेम्परेचर रिड्यूस द इवेपोरेशन। अगर टेम्परेचर कम रहेगा तो सीधा सा बात है, जो वाटर है वो जल्दी जल्दी इवेपोरेट नहीं होगा, मतलब ट्रांसपिरेशन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, तो लिख दिया वार्म एयर जो होगा कैन होल्ड मोर वाटर, ठीक है, देन द कोल्ड एयर। ठीक है ना, गर्मी के समय ट्रांसमिशन ज्यादा हो रहा है, तो जो वार्म एयर है उसमें क्या होगा, पानी ज्यादा होगा। तो देखो वही चीज तो बोल रहा है, वार्म एयर जो है वो होल्ड करेगा ज्यादा पानी एज कंपेयर टू कोल्ड वाटर। कि वार्म एनवायरमेंट में, वार्म एयर में ट्रांसमिशन क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। ये चीज समझ में आ रहा है मतलब। चलो देखो, अब ये जो थर्ड फैक्टर है जिसको बोल रहे हम लोग क्या, वेलोसिटी ऑफ वाइंड। वेलोसिटी ऑफ वाइंड भी क्या करता है, ये हमारे ट्रांसमिशन को अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, तुमने देखा होगा रेनी सीजन में क्या होता है, ठीक है, रेनी सीजन में आसपास को जो इन्वायरमेंट होता है, ठीक है, वो क्या होता है, पूरा का पूरा नमी बना रहता है, मॉइस्चर कंटेंट बढ़ा रहता है ना। तो आसपास का जो इन्वायरमेंट है ना, वो क्या हो जाता है, सैचुरेट हो जाता है। आसपास का जो इन्वायरमेंट है वो सैचुरेट हो जाता है। अगर आसपास का इन्वायरमेंट अगर सैचुरेट होगा तो ये ट्रांसमिशन को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। क्यों रिड्यूस कर देगा, क्योंकि जो ट्रांसमिशन के दौरान जो लीफ से वाटर वेपर बन के रेडी है ना, वो क्या होगा, वो निकल करके बाहर की तरफ नहीं जाएगा, उसका डिफ्यूज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आसपास का जो इन्वायरमेंट है वो ऑलरेडी क्या है, सैचुरेट हो चुका है। तो कोई भी चीज उसमें पहले से पानी का कंसंट्रेशन बना हुआ है,
तो पानी हमेशा क्या कैसा होता है, किसी भी चीज़ का डिफ्यूजन हमेशा ज़्यादा से कम की तरफ होता है। तो आसपास का जब इन्वायरमेंट पहले से सैचुरेटेड है वाटर से, तो चूंकि पानी को निकल करके जो ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन लीफ से निकल करके वो वाटर को कहाँ जाना है, आसपास के इन्वायरमेंट में जाना है ना, आसपास के इन्वायरमेंट में जाना है। चूंकि वो इन्वायरमेंट आसपास का पहले से क्या है, सैचुरेट है, क्योंकि कैसा सीजन चल रहा है, रेनी सीजन चल रहा है। तो पानी निकल करके वो तो बैठा हुआ है लीफ पे, है ना, लेकिन वो क्या होगा, वो इवेपोरेट नहीं हो पा रहा है, इवेपोरेट नहीं पा रहा, बाहर की तरफ नहीं जा पा रहा, उसका डिफ्यूजन नहीं पा रहा, क्योंकि आसपास का इन्वायरमेंट कैसा है, सैचुरेट हो चुका है, ठीक है ना। लेकिन हाँ, आसपास का इन्वायरमेंट अगर ड्राई होता तो क्या होता है, इस लीफ पे जो वाटर वेपर है, लीफ से जो वाटर वेपर बन रहा है जिसको हम ट्रांसमिशन कर रहे हैं ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, वो वाटर वेपर याद रखना बहुत तेजी से क्या होता है, वो वहां से डिफ्यूज कर जाता है, क्योंकि आसपास का इन्वायरमेंट कैसा है, सैचुरेटेड नहीं है। तो याद रखना होता क्या है कि वाटर वेपर जो बन रहा है ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन, वो निकल के लीफ के बाहर जा रहा है, और आउटसाइड इन्वायरमेंट कैसा बना रहा है, नमी बना रहा है, ठीक है। अगर वो आउटसाइड की इन्वायरमेंट नमी बना देगा, ह्यूमिड वाला कंडीशन बना देगा, तब तो फिर क्या हो जाएगा, वहीं पे वो रह जाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से फर्दर ट्रांसमिशन रुक जाएगा। ट्रांसमिशन के थ्रू वो फिर फर्दर वाटर वेपर बन के रेडी है, लेकिन वो डिफ्यूज नहीं कर पा रहा है, क्योंकि आसपास का जो इन्वायरमेंट है लीफ के आसपास, उस प्लांट के आसपास, वो कैसा हो चुका है, सैचुरेट हो चुका है। तो याद रखना, उस सैचुरेशन को कम करने के लिए, क्या करना पड़ेगा, हवा का जो बहाव है उसको स्पीड अप करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो जो ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन जो वाटर वेपर बन के रेडी है, उसको बहुत तेजी से हवा के थ्रू स्वेप आउट करके लेके जाना होता है, ताकि वो वाटर वेपर निकल के आउटसाइड द इन्वायरमेंट, आउटसाइड जो लीफ या प्लांट, वो वहां पे आकर के जमा ना हो, जिससे वो आउटसाइड इन्वायरमेंट को सैचुरेटेड ना बनाए। क्योंकि अगर हवा का बहाव नहीं बना रहेगा, तो वो सारा वेपर जो है, याद रखना, प्लांट के आसपास वाले इन्वायरमेंट में आके जमा रहेगा, जो ऐसे इन्वायरमेंट को सैचुरेट बना देगा, और फिर उस प्लांट से फर्दर ट्रांसपिरेशन स्टॉप हो जाएगा, है ना। तो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ट्रांसमिशन को बढ़ाना है ना, ट्रांसमिशन को तो रोका जा रहा है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको वेलोसिटी ऑफ विंड को बढ़ाना पड़ेगा, जो आसपास के एनवायरनमेंट को क्या करेगा, मॉइस्चर होने से, उसको नमी होने से क्या करेगा, रोकेगा। कैसे, सारा का सारा वाटर वेपर ड्यूरिंग ट्रांसमिशन के लिए जो बन के रेडी है, उन सारे वाटर वेपर को वहां से स्वेप आउट करके ले जाएगा, और आसपास के एनवायरनमेंट को सैचुरेट होने से प्रिवेंट करेगा, जिससे उस प्लांट में फर्दर ट्रांसमिशन हो सकता है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, ट्रांसमिशन इंक्रीजेस विद द वेलोसिटी ऑफ वाइंड, इफ द विंड ब्लो फास्टर द वाटर वेपर रिलीज्ड ड्यूरिंग द ट्रांसपिरेशन इज रिमूव्ड फास्टर, जो मैंने बताया, ठीक है। एंड द एरिया आउटसाइड द लीफ, आउटसाइड मतलब लीफ के अगल बगल का बाहर वाला जो एरिया होगा, डज नॉट गेट सैचुरेटेड विद द वाटर वेपर। क्यों सैचुरेटेड नहीं हुआ, क्योंकि विंड का बहाव क्या है, जो ब्लो है वो कैसा है, फास्टर है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है, तुमको पता है, ह्यूमिडिटी मतलब नमी, है ना। जैसे कि बात करते हैं फोर्थ फैक्टर के बारे में, ह्यूमिडिटी। ट्रांसपिरेशन जो है इज रिड्यूस इफ द एयर इज आउटसाइड ह्यूमिड। अभी मैंने बताया रेनी सीजन में क्या होता है, ट्रांसमिशन रेट घट जाता है, क्योंकि आसपास का एनवायरनमेंट कैसा हो जाता है, सैचुरेट हो जाता है, नमी होने की वजह से। कहने का मतलब समझ में आ रहा, तो ट्रांसमिशन इज रिड्यूस, घट जाता है, इफ एयर आउटसाइड इज कैसा, ह्यूमिड है। हाई ह्यूमिडिटी, अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है इन द एयर में, तो वो रिड्यूस कर देगा रेट ऑफ आउटवर्ड डिफ्यूजन, मतलब जो वाटर वेपर, मतलब जो ट्रांसमिशन के थ्रू जो वाटर वेपर निकल के बाहर की तरफ जा रहा है, आउटसाइड इन्वायरमेंट में जा रहा है, उसका डिफ्यूजन स्लो हो जाएगा, यानी ट्रांसमिशन घट जाएगा। ऑफ द इंटरनल, कहाँ से बोल रहा है, हाई ह्यूमिडिटी इन द एयर रिड्यूसेस द रेट ऑफ आउटवर्ड डिफ्यूजन of the internal water vapor across the stomata, thereby reducing the rate of transpiration। मतलब वही बात है, ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन जो वाटर वेपर बन रहा है, वो वाटर वेपर क्या होगा, लीफ के अंदर से आउटसाइड इन्वायरमेंट में क्या हो जाएगा, वो बहुत स्लो हो जाएगा, यानी ट्रांसपिरेशन घट जाएगा। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि आउटसाइड कंडीशन इन्वायरमेंट कैसा है, ह्यूमिड है। तो ह्यूमिड कंडीशन में क्या होता है, याद रखना, ट्रांसपिरेशन रेट घटता है, और ह्यूमिड कंडीशन नहीं हो तो ट्रांसपिरेशन रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज तुम लोग को जैसा कि मालूम है, एटमॉस्फेयर में 0.03% है। तो एक्सेस अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है 0.03% से, अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज्यादा हो जाता है एटमॉस्फेयर में, तो उस कंडीशन में भी याद रखना, स्टोमेटा लगातार बंद रहेगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, ट्रांसपिरेशन का रेट घट जाएगा। ये बात तुम लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। और 6 पॉइंट है मेरे पास में, क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब क्या हो गया, याद रखना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी क्या कर सकता है, ट्रांसपिरेशन रेट को बढ़ा या घटा सकता है। अगर मान लो भाई एटमॉस्फेयर का भी तो अपना प्रेशर है, अपना एक दबाव है ना। मान लो क्या है, ये लीफ है, ठीक है, इस लीफ से ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन वाटर वेपर जो है निकल करके बाहर जा रहा है ना, इनवर्ड से लीफ के अंदर से क्या, और जो वाटर वेपर निकल करके बाहर की तरफ जा रहा है ना, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म वाटर वेपर। लेकिन मान लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर लीफ सरफेस पे एटमॉस्फेरिक
प्रेशर लग रहा है, एक दबाव लग रहा है, तो इस दबाव की वजह से याद रखना जो वाटर वेपर ड्यूरिंग ट्रांसमिशन बन के रेडी है वो बाहर जाने के लिए, उसको क्या कर देगा, वो प्रिवेंट कर देगा, दैट मीन्स वो ट्रांसमिशन को घटा देगा। लेकिन अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रिलीज कर देंगे, कम कर देंगे, तो वो प्रेशर सरफेस पे कम लगेगा और ट्रांसमिशन रेट बढ़ जाएगा। इसे ध्यान रखना है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या रहेगा, अगर ज्यादा होगा तो ट्रांसमिशन रेट घट जाएगा, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो वाटर वेपर बहुत रैपिडली क्या होगा, लॉस होता चला जाएगा और ट्रांसमिशन रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हम लोग जो बात किए ना वो एक्सटर्नल फैक्टर के बारे में बात किए। अब जो हम लोग बात करने वाले क्या है, इंटरनल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर में क्या याद रखना है हम लोग को, देखो वाटर कंटेंट ऑफ द लीव्स, वाटर कंटेंट ऑफ द लीव्स क्या बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इफ द वाटर कंटेंट ऑफ द लीव्स डिक्रीजेस ड्यू टू इनसफिशिएंट एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द रूट, मान लो किसी भी कारण से अगर रूट ठीक तरीके से वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं कर पा रहा है, इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो प्लांट बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, मतलब जितना सफिशिएंट चाहिए वाटर उतना नहीं है लीफ में, है ना, क्योंकि प्लांट बॉडी का जो रूट है वो ठीक तरीके से वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं कर पा रहा है ना। अब वो कारण कुछ भी हो सकता है। द लीव्स विल्ट एंड ट्रांसपिरेशन इज रिड्यूस। अब सीधे सा बात है, प्लांट बॉडी में ऑलरेडी पहले से पानी कम है ना, तो ऐसा प्लांट बॉडी में वाटर को कंजर्व करने के लिए कोई मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाएगा कि भाई प्लांट बॉडी में ऑलरेडी पहले से पानी कम एब्जॉर्ब हो रहा है, प्लांट बॉडी में पानी का एब्जॉर्प्शन कम हो रहा है, तो प्लांट बॉडी में पानी कम है, इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ पानी प्रेजेंट है, ठीक है ना। हमको फोटोसिंथेसिस भी करना है, तो क्या करेंगे हम, एक काम करते पानी को थोड़ा कंजर्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में ट्रांसपिरेशन रेट घट जाएगा, ट्रांसपिरेशन क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। अब तुमको पता है अगर एक प्लांट बॉडी में पानी का अगर डेफिशिएंसी होगा, पानी की कमी होगा, तो जो प्लांट होगा वो कैसा हो जाएगा, विल्ट कर जाएगा ना। देखना तुमने कभी के घर में प्लांट लगाते हो तो प्लांट को अगर तुम पानी कम दे रहे हो तो ऐसे कंडीशन में जो प्लांट होता है ना, अगर तो पानी कम दे रहे हो, प्लांट का एब्जॉर्प्शन कम है, अगर सीधा सा बात है सॉइल में अगर पानी का कमी रहेगा तो प्लांट का एब्जॉर्प्शन कैसे हो पाएगा, प्लांट तो एब्जॉर्ब कर नहीं पाएगा क्योंकि प्लांट को पानी तो सॉइल से ही मिल रहा है। तो अगर तुम पानी नहीं डाल रहे हो सॉइल में तो प्लांट जो है वो मुरझा जाएगा, वो विल्ट कर जाएगा, ड्रूप डाउन कर जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी पहले से सॉइल में पानी की कमी है। तो पानी की कमी प्लांट बॉडी में दो तरीके से हो सकता है कि रूट में कोई ऐसा कुछ डिजीज हो गया है जिसकी वजह से वो रूट से सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा है, या फिर हो सकता है कि सॉइल में ऑलरेडी पहले से क्या है, पानी की कमी है। तो पानी की कमी के होने की वजह से प्लांट बॉडी पानी की कमी होगा, जिसकी वजह से ट्रांसमिशन घटेगा और फाइनली वहां पे क्या होगा, पानी को कोशिश किया जाएगा भाई किसी तरह से मैकेनिज्म चला करके उन सारे वाटर को प्लांट बॉडी के अंदर में कंजर्व कर सके, क्योंकि हमको आगे फोटोसिंथेसिस भी करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी ट्रांसमिशन क्या हो जाएगा, इनडायरेक्टली कम हो जाएगा, ठीक है। अगर ट्रांसमिशन कम होगा तो स्टोमेटा खुलेगा, नहीं खुलेगा ना। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, इनडायरेक्टली क्या बोले यहाँ पे, सच रिडक्शन इन द ट्रांसमिशन, अगर ये ट्रांसमिशन कम हो रहा है तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं क्या कर देगा, ये स्टोमेटा को क्या कर देगा, क्लोज कर देगा, ठीक है। एंड इज ए नेचुरल मैकेनिज्म ऑफ कंजर्विंग वाटर विद इन द प्लांट, और ये एक नेचुरल मैकेनिज्म है प्लांट के अंदर में, ठीक है। हर चीज का मैकेनिज्म, जैसे हमारे अंदर में भी क्या होता है, जब हम लोग पूरे दिन में मान लो होता है कभी कभी कि जहाँ पे हम प्रेजेंट है ना वहाँ पे पानी की कमी है, या मान लो कहीं भी ऐसी जगह में चले गए वहाँ पे पानी नहीं मिल रहा है तुमको, ठीक है। तो जब तुमको पानी नहीं मिल रहा है तो क्या होगा, तो बॉडी क्या करता है, बॉडी के अंदर तुरंत एक ऐसा मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाता है ना, हम लोग के बॉडी के अंदर जो हम लोग का थ्रस्ट सेंटर होता है ना, हाइपोथैलेमस के अंदर में, वो तुरंत एक्टिवेट होता है और तुरंत क्या करता है, तुरंत हमारे बॉडी में पानी को कंजर्व कर लेता है, यूरिन का फॉर्मेशन कम कर देगा, यूरिन को कॉन्सेंट्रेटेड कर देगा, समझ में आ रहा है। तो ये क्यों किया जा रहा है, ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि पानी जो है वो वाटर बॉडी के अंदर, प्लांट बॉडी के अंदर में या ह्यूमन बॉडी के अंदर में कंजर्व रहे। तो प्लांट के अंदर में चाहे ह्यूमन बॉडी के अंदर में पानी का डेफिशिएंसी होगा तो उसको कंजर्व करने के लिए उसके अंदर कुछ मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाता है, उस मैकेनिज्म की मदद से हम क्या कर सकते हैं, प्लांट बॉडी के अंदर पानी को कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बात हुआ हम लोग का पहला क्या, कुछ इंटरनल फैक्टर का, ठीक है ना। तो ये भी यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ट्रांसमिशन कम हो गया, समझ में आ रहा है, सारे वाटर को कंजर्व कर लेगा, ट्रांसमिशन को घटा दिया गया क्योंकि इनडायरेक्टली यहाँ पे स्टोमेटा बंद रहेगा। क्लियर हो ये बात, चलो आगे बात करते हैं। अडाप्टेशंस इन प्लांट टू रिड्यूस द एक्सेसिव ट्रांसपिरेशन, ठीक है। अब क्या है, कुछ अडाप्टेशंस ऐसा भी बोला गया है कि अब अगर मान लो एक प्लांट में बहुत ज्यादा ट्रांसपिरेशन हो रहा है, एक्सेस ट्रांसपिरेशन हो रहा है ना, एक्सेस। अब एक्सेस ट्रांसपिरेशन तो अच्छा नहीं है, हमको पता है कोई भी चीज ज्यादा होना अच्छा नहीं होता है, कम होना भी अच्छा नहीं होता है ना। तो हमको क्या करना है, हमको किसी भी चीज को एक नॉर्मल रेंज में मेंटेन करना है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले इंपॉर्टेंट काम यहाँ पे ये करेंगे कि भाई इस प्लांट में एक्सेसिव ट्रांसपिरेशन को रोकने के लिए कुछ ऐसा अडाप्टेशंस कर दो, कुछ ऐसा स्पेशल मॉडिफिकेशंस कर दो जिससे कि प्लांट में जो एक्सेसिव वाटर का लॉस हो रहा है उसको भाई प्रिवेंट कर लिया जाए नेचुरली। तो वो नेचुरल मैकेनिज्म्स क्या क्या है जिनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, किसी प्लांट में अगर बहुत ज्यादा ट्रांसपिरेशन हो रहा है, बहुत ज्यादा वाटर का लॉस हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। तो वो अडाप्टेशन अब हम लोग देखने जा रहे हैं। वो क्या क्या अडाप्टेशन है,
पहला अडाप्टेशन है सनकेन स्टोमेटा। क्या है? सनकेन स्टोमेटा। व्हाट इज सनकेन स्टोमेटा? देखो यहाँ पे क्या होगा, द स्टोमेटा जो होगा मे बी सनकेन और कवर्ड, ठीक है, सनकेन और इसको बोलते हैं कवर्ड, ठीक है ना, बाय हेयर्स। मतलब यहाँ पे एक प्लांट है जिसका नाम है नीरियम। नीरियम का जो प्लांट है मैंने बताया था, उसमें लीफ होगा, लीफ में क्या होगा, लीफ में स्टोमेटल ओपनिंग होगा, मतलब स्टोमेटल ओपनिंग होगा, जैसे यहाँ पे तुमको डायग्राम दिखा देते हैं, ठीक है, अब और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या दिखा है, ये एक नीरियम का लीफ है। किसका लीफ है? नीरियम का लीफ है ना। यहाँ पे क्या दिखाएगा सर, यहाँ पे दिखाएगा ये है हम लोग का इपिडर, तुम्हारा क्या है, स्टोमेटल ओपनिंग। क्या है? स्टोमेटल ओपनिंग। इस स्टोमेटल ओपनिंग में यहाँ पे क्या दिखाएगा, इस ओपनिंग को, इस पोर को कवर करता हुआ यहाँ पे क्या है हम लोग है, यहाँ पे एक सनकेन है, यहाँ पे एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स है जो इस ओपनिंग को क्या कर रहा है, बंद कर रहा है, कवर कर रहा है। क्यों बंद कर रहा है, क्यों कवर कर रहा है? ताकि इस लीफ से, ओपनिंग के जरिए इस स्टोमेटा से एक्सेस ऑफ ट्रांसपिरेशन रिड्यूस हो जाए, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, एक्सेसिव ट्रांसपिरेशन हो रहा है। तो एक्सेसिव ट्रांसपिरेशन को कम करने के लिए इस प्लांट, मतलब इस नीरियम के अंदर में क्या है, एक अडाप्टेशन है। वो अडाप्टेशन क्या है भाई, इसके स्टोमेटल ओपनिंग के चारों तरफ क्या होता है, कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होता है जो इस ओपनिंग को बंद कर देता है ताकि ट्रांसपिरेशन को कम किया जा सके, ठीक है ना। तो ये एक अडाप्टेशन है, इसको बोलते हैं सनकेन स्टोमेटा। ऐसे स्टोमेटा बोलते हैं सनकेन स्टोमेटा, जिसका ओपनिंग क्या होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर से क्या होता है, कवर रहता है। क्लियर? अब देखो ये एक लीफ का एक ओवरऑल सेक्शन दिखाया गया, कट सेक्शन दिखाया गया। ये मैंने बताया था तुम लोग को, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो है सबसे ऊपर वाला लेयर्स होता है लीफ में, है ना, जो कि कैसा होता है, मल्टी लेयर्ड होता है। देखो यही एपिडर्मिस जो कि ग्रीन कलर से यहाँ पे दिखाया गया है, इसके ऊपर में ये वाला क्या है हम लोग का, ये पतला सा क्यूटिनिया वैक्सी लेयर्स है। अगर इसके थ्रू ट्रांसमिशन होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूटिकुलर ट्रांसमिशन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है सर, ये पूरा का पूरा हम लोग का है मेसोफिल टिश्यू। ये पूरा का पूरा क्या है हम लोग का, मेसोफिल टिश्यू। यहाँ तक मेसोफिल टिश्यू। मेसोफिल टिश्यू जो है वो फर्दर डिफरेंशिएट होता है एक पैलेसाइड टिश्यूज के अंदर में तो सेल होगा ना, वो सेल्स क्या होगा, वो सेल्स होगा यहाँ पे क्या, पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा याद रखना, जहां पे भी पैरेन्काइमा टर्म आएगा यार बच्चों, तुम लोग को एक चीज याद रखना है, पैरेन्काइमा एक लिविंग सेल्स होता है और इसका मेन काम होता है, इसका प्राइमरीली काम होता है कि ये फूड को क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है ना। तो ये चीज तुम लोग को एक चीज पता होना चाहिए कि ये जो पैरेन्काइमा है ये फूड को स्टोर कर सकता है। तो प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो फूड बन रहा है वो इसी लीफ में, यहाँ पे इसी मेसोफिल टिश्यूज में स्टोर्ड हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कौन से सेल्स है, पैरेन्काइमा सेल्स है, ठीक है ना। तो ये पैरेन्काइमा का एक टाइप है। यहाँ पे जो सेल है ना ये लंबे लंबे है और ये कॉम्पैक्ट है, इसको बोलते क्या है, पैलिसेड पैरेन्काइमा। पैलिसेड पैरेन्काइमा जिनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस क्या होगा, एब्सेंट होगा। ये एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स है, देख रहे हो साफ साफ यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है। ये वाला पूरा, ये वाला जो है वो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं मेसोफिल टिश्यूज का ही क्या है, ये वाला एक लेयर जो है वो ऊपर की तरफ क्या हो गया, ठीक है, लेयराइज हो गया है ना ऊपर की तरफ, और एक लेयर जो है वो नीचे की तरफ डिफरेंशिएट कर गया है। अब यहाँ पे याद रखना है, ये वाला जो लेयर है ना ये हम लोग का स्पॉन्जी पैरेन्काइमा है, इसके बीच बीच में इंटरसेलुलर स्पेस तुमको दिख रहा है, और ये याद रखना ये कॉम्पैक्टली अरेंज नहीं रहता है, ये स्पॉन्जी लाइक होता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये मेसोफिल टिश्यू ही क्या है, पैलिसाइड पैरेन्काइमा और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में डिफरेंशिएट कर जाता है, ये दो लेयर में बट जाता है, ठीक है ना, ये चीज क्लियर है। और ये हमारे क्या है, जाइलम है, और ये हमारे फ्लोएम है। ये पिंक कलर से जाइलम को दिखाया गया, ये फ्लोएम को दिखाया गया, ठीक है। और ये वाला हम लोग बंडल शीथ है, और दोनों को मिलाकर बोलते हैं वैस्कुलर बंडल। ये तुम्हारा क्या है, ये एपिडर्मिस है, लोअर एपिडर्मिस, ये अपर एपिडर्मिस है, ये अपर क्यूटिकल है, और ये हम लोग का लोअर, यहाँ पे क्या है, लोअर एपिडर्मिस, और यहाँ पे लोअर एपिडर्मिस के नीचे क्या होगा, क्यूटिकल्स होगा, ठीक है। समझ आया कि नहीं, मतलब चलो नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा दूसरा क्या है, तो अभी हम लोग क्या कर पढ़े, अडाप्टेशन। पहले क्या कर पढ़े, अडाप्टेशन में पहले पढ़े सनकेन स्टोमेटा। सनकेन स्टोमेटा से क्या कर रहा है, एक्सेसिव ट्रांसमिशन को हम लोग रोक सकते हैं। दूसरा अडाप्टेशन क्या है, फ्यूअर स्टोमेटा। फ्यूअर स्टोमेटा मतलब क्या है, अगर मान लो स्टोमेटा का नंबर ही रिड्यूस हो जाए, स्टोमेटा का नंबर ही कम हो जाए, कुछ स्टोमेटा हो, तो हमको पता है स्टोमेटा का नंबर अगर ज्यादा होगा तो ज्यादा क्या होगा, वाटर लॉस होगा वेपर के फॉर्म में, मतलब उतना ज्यादा ट्रांसमिशन होगा। लेकिन अगर हमको पता है क्या कि अगर स्टोमेटा का नंबर कम कर देंगे तो ट्रांसमिशन कम हो जाएगा, वाटर लॉस कम होगा वेपर के फॉर्म में। तो ये चीज तो यहाँ पे बोल रहा है, अगर नंबर ऑफ स्टोमेटा में भी रिड्यूस अगर घटा दिया जाए तो भाई वहां पे क्या हो जाएगा, ट्रांसमिशन को रिड्यूस किया जा सकता है नेचुरली, ठीक है। तीसरा मैकेनिज्म क्या है भाई, इसमें है नैरो लिव्स। नैरो लिव्स का मतलब क्या है, द लिव्स में बिकम्स नैरोअर टू रिड्यूस द सरफेस टेंशन, ठीक है, या सरफेस एरिया, ठीक है। एग्जांपल मीडियम, देखो लीफ जितना वाइड रहेगा, मान लो ऐसे ये कोई लीफ है, लीफ ऐसा चौड़ा सा लीफ है, और एक लीफ ये पतला सा है। अब तुम बताओ लीफ का सरफेस एरिया कहाँ पे ज्यादा है, ये वाला लीफ जितना वाइड होगा
उसका सरफेस एरिया उतना ज़्यादा होगा, उसमें स्टोमेटा का नंबर उतना ज़्यादा होगा और उतना स्टोमेटा उसमें क्या होगा, एक्सपोज्ड होगा। लेकिन अगर लिप को पतला कर दिया जाए, नैरो कर दिया जाएगा, तो क्या होगा, वहाँ पे सरफेस एरिया कम हो जाएगा। अगर सरफेस एरिया कम हो जाएगा, हमको पता है सरफेस एरिया ही तो डिसाइड करता है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द सेल और इन्वायरमेंट, है ना। तो सेल और किसी बाहर का जो इन्वायरमेंट है, आउटसाइड जो इन्वायरमेंट है, उसके बीच में किसी भी चीज़ का जो लेन देन हो रहा है, उस लेन देन को कौन डिसाइड कर रहा है, उसका सरफेस एरिया डिसाइड करता है। अब सीधा सा बात है, अगर सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो कम पानी जो है वो निकल करके बाहर की तरफ चल जाएगा, डेट मींस ट्रांसमिशन क्या हो जाएगा, घट जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ऐसा कहाँ पे देखा गया है, नीडियम के अंदर में। नीडियम में वहाँ पे क्या था, वहाँ पे सनकिन स्टोमेटा भी था, मतलब स्टोमेटा इज कवर्ड बाय हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, है ना। रिड्यूस एक्सप्रेस सरफेस, है ना, रिड्यूस एक्सपोज सरफेस। मान लो हो सकता है कि जो सरफेस है एक्सपोज एटमॉस्फेयर की तरफ, है ना, वो एक्सपोज सरफेस को क्या कर दे, रिड्यूस कर दे। कैसे कैसे मान लो कर दे, इन कुछ केसेस में क्या होता है, लिप्स में गेट वेवी, लिप्स जो होता है वो वेवी की तरह होता है, उसमें फोल्डिंग आ जाता है, या लिप्स क्या हो गया, रोल्ड हो गया, ऐसे लिप मुड़ गया, या मान लो लिप क्या हो गया, फोल्ड हो गया, मतलब लिप फोल्ड हो गया, रोल्ड हो गया, लिप वेवी लाइक हो गया, उसमें क्या हो गया, अलग तरह से इस तरह से क्या हो गया, उसमें एक वेव लाइक स्ट्रक्चर बन गया लिप में। तो क्या हो जाएगा, ऐसे कंडीशन में क्या होता है, कोई भी चीज मान लो ये था, पहले मान लो लिप ऐसा था, एटमॉस्फेयर में एक्सपोज था, इसका जो सरफेस एरिया था वो एटमॉस्फेयर में, वो इन्वायरमेंट में पूरा अच्छे तरीके से वेल एक्सपोज था। लेकिन मान लो कि इसमें फोल्डिंग हो गया, ये मुड़ गया, तो इसका जो सरफेस एरिया एक्सपोज था अब है क्या, वो नहीं। क्योंकि इसमें क्या हो गया, फोल्डिंग हो गया है, ये लिप रोल्ड हो गया है, इसमें वेवी स्ट्रक्चर्स बन गया है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक्सपोज सरफेस एरिया क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो याद रखना, अगर एक्सपोज सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाएगा, किस कारण से, हो सकता है कि लिप वेवी हो गया, या रोल्ड हो गया, फोल्ड हो गया, तो वहां पे भी क्या हो जाएगा, ट्रांसपिरेशन, ठीक है। टू रिड्यूस वहां पे एक्सपोज सरफेस एरिया, वहां पे ट्रांसपिरेशन क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। लॉस ऑफ लिप, अगर मान लो क्या हो गया, हमको पता है, पूछा जाता है एग्जाम में, मैक्सिमम ट्रांसपिरेशन प्लांट में कौन से स्ट्रक्चर से होता है, कौन से सेल से होता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, स्टोमेटा से। मैक्सिमम ट्रांसपिरेशन स्टोमेटा से ही होता है, जो कि लीफ में प्रेजेंट रहता है। अगर एक लीफ को क्या कर दे, फॉल कर दे, ठीक है। देखोगे तुम लोग कभी कभी क्या होता है, जो पतझड़ का सीजन आता है ना, जिसमें क्या होता है, उस एक ट्री का सारा जो लीफ होता है वो फॉल कर जाता है ना। जब लीफ ही फॉल कर जाएगा तो तुमको पता है लीफ में ही वो स्ट्रक्चर्स है जो मैक्सिमम ट्रांसपिरेशन करवा रहा है। अगर लीफ में स्टोमेटा ही नहीं है तो मैक्सिमम ट्रांसपिरेशन कहाँ से होगा, बताओ, नहीं होगा, तो ट्रांसपिरेशन रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तुम बोल सकते हैं क्या, अगर लीफ का लॉस हो जाएगा इन सम केसेस, कुछ केसेस में, जैसे लीफ में भी ड्रॉप हो गया ना, गिर गया है ना, ड्रॉप हो गया, और मे बी एब्सेंट और चेंज इनटू द स्पाइन्स एज मोस्ट कैक्टी। तुमने देखा होगा जो जीरोफिटिक प्लांट्स होते हैं, है ना, उनमें और एक अडाप्टेशन होता है, क्या, उनमें क्या किया जाता है, जो लीफ होता है, अगर मान लो जीरोफिटिक प्लांट कहाँ पे होता है, कैसे जगह पे होता है, ऐसे जगह पे होता है जहाँ पे ऑलरेडी सॉइल में क्या है, पानी की कमी है। अब उसको क्या करना है, वाटर को कंजर्व करना है। क्या करेगा वो, मैंने अभी बताया क्या करेगा वो, सबसे पहला बात कि उसमें क्यूटिन का जो लेयर होगा वो थिक हो जाएगा, जिसमें क्या होगा, जिससे वाटर का लॉस प्रिवेंट हो जाएगा। और साथ ही साथ याद रखना, हमको पता है मैक्सिमम ट्रांसपिरेशन प्लांट में लीफ के थ्रू स्टोमेटा से होता है, लीफ में स्टोमेटा के थ्रू होता है। अगर स्टोमेटा को ही हम लोग क्या कर दे, स्टोमेटा को तो कुछ किया नहीं जा सकता है। अगर मान लो लीफ होगा तो लीफ का सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, अगर लीफ का सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टोमेटा होगा, एक्सपोज होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर वेपर क्या हो जाएगा, निकलने के लिए एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। तब तो ऐसे कैक्टी में तो ऑलरेडी पहले से पानी कमी है, सारा वाटर का लॉस हो जाएगा। तो क्या करना होगा, मैंने एक अडेप्टेशन किया, उसमें क्या भाई, क्यूटिकल को थिक कर दो। दूसरा अडेप्टेशन क्या कर देना है, दूसरा अडेप्टेशन ये कर देना है, एक काम करो, लीफ को ही मॉडिफाई कर दो, किसमें, स्पाइंस में। लीफ मॉडिफाई हो गया किसमें, स्पाइंस में, कैक्टस में, जीरोफिटिक प्लांट में। जिससे क्या बेनिफिट होगा, जिससे बेनिफिट ये होगा, अगर उस स्पाइन के जगह पे लीफ होता तो वहां पे क्या होता है, वहां पे स्टोमेटा का नंबर ज्यादा होता है, स्टोमेटा एक्सपोज होता है, ज्यादा से ज्यादा वाटर लॉस हो जाता है। लेकिन वहां पे लीफ किसमें मॉडिफाई हो गया, एक पतले से कांटे नुक्ले स्पाइंस में कन्वर्ट हो गया, तो वहां पे क्या हो गया, स्टोमेटा ही खत्म हो गया। अब स्टोमेटा ही नहीं है तो वाटर का लॉस ही नहीं होगा, क्योंकि मैक्सिमम वाटर का लॉस प्लांट में स्टोमेटा से ही होता है। अब सीधा सा बात है, यहाँ पे क्या कर दिया भाई, यहाँ पे क्या कर दिया गया, लीफ को ही स्पाइन में कन्वर्ट कर दिया गया, ताकि किसमें, मोस्ट ऑफ द कैक्टी में ऐसा देखा जाता है, ताकि ट्रांसपिरेशन घट जाए, ठीक है, समझ में आया।
तो क्यूटिकल को थिक करके और लिफ को मॉडिफाई करके स्पाइंस में हम ट्रांसपिरेशन को घटा सकते हैं, वाटर के लॉस को कम कर सकते हैं। और थिक क्यूटिकल तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, द लिफ में भी कवर्ड बाय थिक क्यूटिकल, जैसे कि बनियान में, वहाँ पे डेजर्ट प्लांट में भी ऐसा होता है, जो वाटर के लॉस को क्या करता है, प्रिवेंट करता है, रिड्यूस करता है, एक्सेसिव वाटर के लॉस को रोकता है। ठीक है, देखो यहाँ पे ये कैक्टी को दिखाया गया है, उसमें एग्जांपल किसके लिए, अपुंशिया के लिए। जैसे देखो यहाँ पे क्या है, ये वाला स्पाइंस है, ये वाला क्या है हम लोग का स्पाइंस है, ये पहले लीफ रहा होगा, क्योंकि इसको वहां पर उस जगह पे रहना है ना, कम पानी को अडाप्ट करके उस जगह पे रहना है ना, तो उस जगह के हिसाब से, इस इन्वायरमेंट के हिसाब से याद रखना, वहां पे लीफ क्या हो गया, किसमें कन्वर्ट हो गया, किसमें मॉडिफाई हो गया, स्पाइंस में। ठीक है, ये जिस समझ में आया कि नहीं, मतलब चलो आगे बात करते हैं। यहाँ पे क्या दिखाया गया सर, यहाँ पे दिखाया गया ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। क्या दिखाया गया, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। देखो यहाँ पे दिखाया गया तुमको गार्ड सेल, क्या दिखाया गया है, गार्ड सेल। हमको पता है, याद रखना, स्टोमेटा क्या होता है सर, स्टोमेटा जस्ट एक ओपनिंग का नाम होता है, स्टोमेटा कोई चीज नहीं है। स्टोमा दैट इज अ सिंगुलर टर्म, स्टोमा एक का नाम होता है, स्टोमा इज अ सिंगुलर। एक लीफ के अंदर में, लीफ मार्जिन में, एक लीफ के पास, लीफ मार्जिन में बहुत सारे क्या प्रेजेंट है, बहुत सारे स्टोमा प्रेजेंट है, बहुत सारे ओपनिंग प्रेजेंट है ना। और इस ओपनिंग को बंद और खोल कौन रहा है, इस ओपनिंग को बंद, ओपन और क्लोज कौन कर रहा है, गार्ड सेल। यानी इस ओपनिंग को गार्ड करने वाला वहां पे कोई गार्ड सेल्स होगा, उस गार्ड सेल्स को देखो यहाँ पे दिखाया गया है। ये जो ग्रीन कलर से दो स्ट्रक्चर्स को दिखाया गया है, ये बच्चों गार्ड सेल्स है। इस गार्ड सेल्स के अंदर में ये जो पिंक कलर से तुमको दिखाया गया है, एक नंबर है वो न्यूक्लियस है, ये वाला क्या है, न्यूक्लियस है। और यहाँ पे 2 नंबर में क्या दिखाया गया है, ये वाला है क्लोरोप्लास्ट, ये वाला क्या है, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। और ये एक बीच में एक बड़ा सा लार्ज सेंट्रल वैक्यूल दिखाया है येलो कलर से, ये क्या है मेरे पास में, वैक्यूल है। ठीक है, और 4th नंबर क्या है, ये हम लोग का, ये हम लोग गार्ड सेल है जिसका हम बात कर रहे हैं। यही गार्ड सेल कैसा है, हम लोग का बिन शेप का है। कैसा है ये, बिन शेप का है। पूछा जाता है गार्ड सेल का शेप कैसा होता है, बिन शेप का होता है। ठीक है, और ये वाला क्या है हम लोग का 5th नंबर, ये हम लोग का आउटर मोस्ट बाउंड्री, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। ये हम लोग का सेल वॉल है। देख रहे हो यहाँ पे स्टोमेटा, ये हम लोग का स्टोमा है, स्टोमा ओपनिंग है, यहाँ पे स्टोमा खुला हुआ है, यहाँ पे क्या है, स्टोमा ओपन है। बहुत से स्टोमा मिलकर क्या बनाता है, स्टोमेटा को फॉर्म करता है। तो यहाँ पे स्टोमा ओपन है, यहाँ पे स्टोमेटा क्लोज है। ठीक है, तो ये गार्ड सेल क्या कर रहा है, ये ओपनिंग और क्लोजिंग जो है, इसको गार्ड करने वाला कौन है, गार्ड सेल होता है। ठीक है, ये चीज क्लियर होना चाहिए तुमको। तो यहाँ पे डायग्राम दिखाएगा, ये लेवलिंग तुमको एग्जाम में दे सकता है, ये लेवल को तुम लोग को ध्यान रखना है कि यहाँ पे कौन सा लेवल को क्या नाम दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स। अब प्लांट के अंदर में ट्रांसपिरेशन का क्या क्या सिग्निफिकेंस है। ठीक है, ट्रांसपिरेशन क्यों हो रहा है, सबसे पहला बहुत सारे सिग्निफिकेंस हम लोग इंट्रोडक्शन में ही बात कर चुके थे, है ना। वहां पे क्या बात किए थे, द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन इज एक्सप्लेन बिलो। यहाँ पे क्या दिखाया है, ट्रांसपिरेशन का सिग्निफिकेंस दिखाया है। पहला, ट्रांसपिरेशन हेल्प्स इन द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, हम बताए थे ना, ट्रांसपिरेशन जो है वो क्या कर रहा है, ट्रांसपिरेशन एक वो फिनोमेना, वो प्रक्रिया है जहाँ पे क्या हो रहा है, पानी का लॉस हो रहा है वाटर वेपर के फॉर्म में, है ना। तो जब ये वाटर का लॉस हो रहा है, ठीक है ना, पानी का लॉस हो रहा है, तो फिर वो पानी क्या होगा, पानी तो प्लांट बॉडी से निकल चुका है, तो फिर से वापस से प्लांट बॉडी के अंदर वाटर तो एंटर करना भी तो पड़ेगा, समझ में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, जो ट्रांसपिरेशन हो रहा है, ठीक है, वो पानी को लेकर के क्या हो रहा है, प्लांट के डिफरेंट रीजन में, है ना, मिनरल्स का, वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है। क्योंकि ट्रांसपिरेशन के दौरान क्या हो रहा है, पानी ऊपर की तरफ चल रहा है। जब ये पानी ऊपर की तरफ चलेगा तो प्लांट के हर एक टिप पार्ट में जाएगा, हर एक ऊपर वाला पोर्शन में जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखो क्या बोल दिया, ट्रांसपिरेशन हेल्प कर रहा है क्या, कंडक्शन ऑफ वाटर। पानी के अंदर मिनरल्स भी डिसॉल्व है, पानी के अंदर मिनरल्स भी डिसॉल्व है, और वाटर के साथ मिनरल्स भी क्या हो रहा है, कंडक्ट होकर के डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट तक वो पहुंच रहा है। ये ट्रांसपिरेशन का पहला सिग्निफिकेंस है। Due to the continuous elimination of the water from the plant body, there is a balance of the water maintained within the plant. ठीक है, लगातार क्या है, पानी से क्या, अगर तुम ही सोचो ना, ट्रांसपिरेशन से क्या हो रहा है, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से कंटिन्यूस पानी निकल के प्लांट बॉडी से बाहर की तरफ जा रहा है, और फिर लगातार पानी क्या हो रहा है, सिर्फ प्लांट बॉडी के अंदर भी आ रहा है। तो ट्रांसपिरेशन से क्या बना हुआ है, ट्रांसपिरेशन से प्लांट बॉडी के अंदर में वाटर का एक बैलेंस बना हुआ है, ये चीज क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तीसरा चीज क्या है, इट मेंटेन्स द ऑस्मोसिस एंड कीप्स द सेल रिजिड। ठीक है, ऑस्मोसिस मतलब क्या हो गया, जो वाटर का एंट्री हो रहा है, वाटर का जो एंट्री हो रहा है प्लांट बॉडी के अंदर, उससे क्या होगा, इस वाटर के एंट्री से क्या होगा, जब ये पानी वाटर प्लांट, जब ये वाटर जो है प्लांट बॉडी में एंटर करेगा, तो ये क्या करेगा, ये प्लांट बॉडी को एक ट्रिजिडिटी प्रोवाइड करेगा।
टर्जिडिटी का ना मतलब क्या कहने का मतलब होता है, टर्जिडिटी बोलो या रिजिडिटी बोलो, ठीक है। क्योंकि देखो जब पानी देखना तुम, जब एक प्लांट को तुम पानी देते हो तो वो प्लांट बहुत खिला हुआ रहता है ना, वो प्लांट एकदम इरेक्ट रहता है, खिला हुआ रहता है। लेकिन जब तुम प्लांट को 2-3 दिन पानी देना बंद कर दो तो वो प्लांट कैसा हो जाएगा, ड्रूप डाउन कर जाएगा, विल्ट कर जाएगा। लेकिन अगेन तुम पानी दोगे तो जब ये पानी लेने के बाद आखिर ये प्लांट ऐसे इरेक्ट क्यों हो जाता है, ये प्लांट पहले से मुरझा गया था, वापस से ये इरेक्ट हो गया, क्यों, ऐसा क्यों बढ़ा, ऐसा इसलिए बढ़ा कि जब ये वाटर एब्जॉर्ब किया जा रहा है इस प्लांट के द्वारा, रूट हेयर के द्वारा, तो ये वाटर है प्लांट बॉडी के अंदर में आ रहा है और वो वाटर जो है वो सेल के अंदर आ रहा है। और सेल के अंदर आने के बाद वो वाटर का जो प्रेशर है जिसको बोलते क्या, ठीक है, जिसको बोलते क्या, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, वाटर प्रेशर, ठीक है, मतलब ट्रिगर प्रेशर सेल के अंदर की तरफ लग रहा है। और सेल को क्या कर रहा है, तुम ही सोचो ना, अगर मान लो ये सेल है, ये सेल है, ये सेल श्रिंक किया हुआ था, इसमें जब ये पानी अंदर की तरफ आएगा तो इस सेल के अंदर में सेल वॉल पे क्या लगाएगा, वाटर अपने एक प्रेशर लगाएगा, एक ट्रिगर प्रेशर लगाएगा, है ना। उस प्रेशर से क्या हो जाएगा, सेल एकदम टर्जिड हो जाएगा, फूल जाएगा, एक्सपैंड कर जाएगा। तो अगर हर एक सेल्स में वाटर अगर अंदर जाकर प्रेशर लगा रहा है तो हर सेल क्या होगा, टर्जिड होगा, जिससे प्लांट क्या हो जाएगा, पूरा पूरा इरेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या नहीं, मतलब तो प्लांट पानी को एब्जॉर्ब करने के बाद पूरी तरीके से वो ओपन हो जाता है, वो पूरी तरीके से इरेक्ट क्यों हो जाता है, पूरा कपड़ा खुल जाता है, एकदम खिल जाता है, क्यों ऐसा, क्योंकि वो ट्रिगर प्रेशर की वजह से क्या होता है, प्लांट में क्या आता है, एक रिजिडिटी आता है, एक रिजिडिटी से आता है, एक टाइटनेस आता है, जिससे प्लांट क्या हो जाता है, एकदम इरेक्ट कंडीशंस में आ जाता है, ठीक है। लेकिन जब प्लांट बॉडी से पानी निकल जाता है ट्रांसमिशन के थ्रू, तो सेल्स के अंदर में जो वाटर का प्रेशर था वो रिलीज हो गया, ट्रिगर प्रेशर कम हो गया, वाटर क्या हो गया, प्लांट बॉडी क्या हो गया, फिर से ड्रॉप डाउन कर गया। तो ये मैकेनिज्म हम लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। तो याद रखना ऑस्मोसिस क्या कर रहा है, मेंटेन कर रहा है क्या, सेल को रिजिड रखने में। साथ ही साथ याद रखना यहाँ पे एक सक्शन फोर्स काम कर रहा है, यहाँ पे क्या काम कर रहा है, सक्शन फोर्स काम कर रहा है, ठीक है, जो क्रिएट बाय द ट्रांसपिरेशन। मैंने बताया था तुम लोग को, ट्रांसपिरेशन ही क्या कर रहा है, लगातार पानी को एब्जॉर्ब भी करवा रहा है और ये लॉस भी करवा रहा है। ट्रांसपिरेशन तो वाटर लॉस कर ही रहा है, तो कहीं ना कहीं ये लॉस को कंपेंसेट करने के लिए उसमें एक सक्शन प्रेशर क्रिएट हो रहा है, सक्शन फोर्स क्रिएट कर रहा है, जिस फोर्स से पानी जो है वो बाहर से सेल के अंदर यानी प्लांट बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है। तो याद रखना ट्रांसपिरेशन जो है वो क्या कर रहा है, एक सक्शन फोर्स क्रिएट कर रहा है जो हेल्प कर रहा है अपवर्ड्स मूवमेंट ऑफ वाटर इन द प्लांट, ठीक है ना। अगर तुम ही सोचो ना, अब ट्रांसपिरेशन जो है अगर वो पानी को ऊपर की तरफ नहीं खींचेगा, अगर वो एक सक्शन फोर्स नहीं लगाएगा तो पानी तो ऊपर की तरफ जाएगा ही नहीं, समझ में आया ना। तो ट्रांसपिरेशन से क्या हो रहा है, जो पानी प्लांट बॉडी के अंदर की तरफ आ रहा है वही वाटर जो है वो प्लांट बॉडी में ऊपर की तरफ राइड करेगा, ऊपर की तरफ क्या करेगा, वो चढ़ेगा, ठीक है। वो किस वजह से, क्योंकि ट्रांसपिरेशन क्या कर रहा है, एक सक्शन पूल क्रिएट कर रहा है, एक सक्शन खींचने वाला एक फोर्स पैदा कर रहा है, जिससे क्या हो रहा है, वाटर जो है वो ऊपर की तरफ राइड कर रहा है। ये चीज क्लियर है। तो सक्शन फोर्स जो कौन क्रिएट कर रहा है, ट्रांसपिरेशन क्रिएट कर रहा है, जो हेल्प कर रहा है क्या, पानी को ऊपर की तरफ मूवमेंट कराने में, ठीक है, किसमें, प्लांट्स में। सर्टेन हाइड्रोफिलिक सॉल्ट्स आर एक्यूमुलेटेड ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ विच कीप्स द लिप्स मॉइस्ट। अब तुम सोचो, लिप्स में क्या है, स्टोमेटा है, स्टोमेटा से क्या हो रहा है, वाटर का लॉस और वेपर के फॉर्म में, जिसको ट्रांसपिरेशन बोल रहे हैं। अब लिप जो पानी का लॉस हो रहा है, पानी के साथ साथ क्या होगा, पानी के साथ साथ मिनरल्स भी होगा, सॉल्ट्स भी होगा, है ना, समझ में आ रहा है ना। तो वो जो मिनरल सॉल्ट्स है वो तो पानी के साथ ही डिजोल्व है, तो पानी तो वेपराइज कर गया, लेकिन वो सॉल्ट्स लीफ के सरफेस पर रह गया। तो वो जो हाइड्रोफिलिक सॉल्ट्स लीफ के सरफेस पे एक्यूमुलेट हो गया ना, वो याद रखना पानी को ड्रॉ कर खींच के लीफ के सरफेस तक लाएगा और लिफ्ट को कैसा रखेगा, मॉइस्ट रखेगा, नमी बना के रखेगा। ये चीज समझ में आ रहा है कि नहीं का मतलब, क्योंकि याद रखना है ये सॉल्ट कैसा बोल रहा है, ये सॉल्ट कैसा है, हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक सॉल्ट का मतलब होता है, ठीक है, ऐसा सॉल्ट, हाइड्रो का मतलब जो वाटर से, और फिलिक मींस एफिनिटी, जो ऐसा सॉल्ट जो वाटर से एफिनिटी रखता है। हमको पता है जहां कंसंट्रेशन हाई होता है वहां पे वाटर कंसंट्रेशन कम होता है, और उसके दूसरे वाले साइड में क्या है, उसके रिस्पेक्ट में बात करें तो लो कंसंट्रेशन, जहां पे कंसंट्रेशन कम वहां पे सॉलिड क्या है, कम है, वहां पे वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो वहां से पानी जो वो खिंच के ड्रॉ करके लीफ सरफेस की तरफ लाएगा, कौन, ये हाइड्रोफिलिक सॉल्ट, और लीफ को कैसा रखेगा, लीफ को नमी बना के रखेगा, लीफ को मॉइस्ट बना के रखेगा, ठीक है। ये जिस समय इज क्लियर हुआ। इट मेंटेन्स द टर्जिडिटी ऑफ द सेल एंड हेल्प्स इन द सेल डिवीजन। याद रखना जो ट्रांसपिरेशन है वो तो टर्जिडिटी को मेंटेन कर ही रहा है और साथ ही साथ सेल डिवीजन में भी हेल्प करता है, क्योंकि जब कोई सेल डिवाइड होता है ना तो उसमें क्या होना चाहिए, उसमें एक तरीके से क्या होना चाहिए, उसमें एक टाइटनेस होना चाहिए, उसमें एक रिजिडिटी होना चाहिए, है ना, क्योंकि सेल क्या होता है जब डिवाइड होता है तो वो दूर की तरफ जाता है। तो चीज याद रखना है तुमको कि यहाँ पे जो टर्जिडिटी है वो कहीं हद तक जो ट्रांसपिरेशन के थ्रू मेंटेन हो रहा है वो सेल डिवीजन को भी क्या करता है, प्रोमोट करता है, ठीक है।
ऑप्टिमम ट्रांसपिरेशन हेल्प इन द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द प्लांट। अगर एक प्लांट में ऑप्टिमम तरीके से, ऑप्टिमम जितना रिक्वायरमेंट है, जितना जरूरत है, एक्सेस भी नहीं कम भी नहीं, अगर एक प्लांट में ऑप्टिमम ट्रांसपिरेशन बना हुआ है तो वो प्लांट के ग्रोथ के लिए अच्छा माना जाता है। ठीक है, याद रखना। और ये तो तुमको पता ही है कि ट्रांसपिरेशन जब होता है तो प्लांट बॉडी का जो हीट होता है वो वाटर में डिजॉल्व होकर बाहर की तरफ निकल जाता है, जिससे प्लांट बॉडी को ओवरऑल एक कूलिंग इफेक्ट मिलता है। ठीक है, ये चीज क्लियर होगा। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है। यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है, याद रखना, पूछ देगा व्हाट इज ट्रांसपिरेशन। तो हमने पढ़ चुका है क्या, ट्रांसपिरेशन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है ना, एयर की तरफ जो पार्ट्स का, प्लांट्स का जो पार्ट्स है एक्सपोज है, उस पार्ट से अगर वाटर का लॉस हो रहा है वेपर के फॉर्म में, वो हम लोग का ट्रांसपिरेशन है। ट्रांसपिरेशन का कितना टाइप्स होता है, 3 है। स्टोमेटा से ट्रांसपिरेशन होता है, उसको बोलेंगे स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन लेंटिसेल्स के थ्रू होता है, उसको बोलते हैं लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्यूटिकुलर के थ्रू हो सकता है, उसको बोलते हैं क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। ठीक है जी, ये काइंड ऑफ ट्रांसपिरेशन हो गया। हाउ डज द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा रेगुलेट द ट्रांसपिरेशन प्रोसेस। ठीक है, अब ये जो ओपनिंग और क्लोजिंग है स्टोमेटा, स्टोमेटा बंद हो रहा है, स्टोमेटा क्लोज हो रहा है, डे टाइम में स्टोमेटा खुल जाता है, नाइट के समय में स्टोमेटा बंद हो जाता है। ठीक है ना, ये कैसे रेगुलेट कर रहा है ट्रांसपिरेशन प्रोसेस को। इसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, तुम लोग को याद रखना है। स्टोमेटा आर द माइन्यूट पोर होता है जो प्रेजेंट होता है कहाँ पे, लोअर साइड ऑफ द लीफ, ये हमने पढ़ चुका है। दैट हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस, जो गैसेस को एक्सचेंज करवा रहा है, एंड वाटर वेपर को। ठीक है ना, व्हेन द स्टोमेटल पोर ओपन द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इंक्रीजेस, जब स्टोमेटा दिन के समय में खुलता है तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन बढ़ जाता है। एंड व्हेन द पोर्स आर क्लोज, जो लॉस ऑफ वाटर को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, या दैट मींस ट्रांसपिरेशन को बंद कर देता है, कम कर देता है। तो ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होता है उसको मैंने यहाँ पे तुम लोग को दिखा दिया गया। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे क्या है, वाट आर द, हाउ इज द ट्रांसपिरेशन इज इंपॉर्टेंट टू द प्लांट। ट्रांसपिरेशन प्लांट के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि याद रखना जो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस है, ठीक है ना, वो सेल को टर्जिडिटी बनाए रखता है, ये हम लोग जानते हैं, अभी पढ़े थे। ठीक है ना, कूलिंग द सरफेस ऑफ द लीफ, लीफ के सरफेस को ठंडा करता है, एंड हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स का मूवमेंट करवाता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी, है ना। ठीक है, कहाँ से, फ्रॉम द सॉइल से टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, फोर्थ क्या है बोला क्वेश्चन, व्हाट आर द ड्रॉबैक ऑफ द ट्रांसपिरेशन। ड्रॉबैक क्या है ट्रांसपिरेशन का, याद रखना, ट्रांसपिरेशन का जो रिजल्ट है, ट्रांसपिरेशन का जो रिजल्ट है, ठीक है, वाटर, इसमें क्या, वाटर का स्कैरिसिटी है ना, ट्रांसपिरेशन से क्या हो रहा है, वाटर का लॉस हो रहा है। ठीक है ना, तो याद रखना, दैट कैन डैमेज द प्लांट ड्यू टू द डेसिकेशन। अगर एक प्लांट से बहुत ज्यादा ट्रांसपिरेशन हो रहा है, अगर एक प्लांट से बहुत ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होगा, मान लो कोई ऐसा प्लांट है जो कि ह्यूमिड रीजन में है, बहुत गर्म इलाका में है, और ऐसे रीजन में जहाँ पे लाइट ऑफ इंटेंसिटी ज़्यादा है, टेम्परेचर लगातार बढ़ा हुआ है, तो वहाँ से वाटर का लॉस बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। ठीक है ना, तो ऐसे केसेस में क्या होगा, प्लांट में एक सूखापन आ जाएगा, डेसिकेशन का मतलब प्लांट ड्राई होने लगता है। ठीक है ना, इट ऑल्सो कॉजेज द विल्टिंग ऑफ द लीफ, लीफ जो है मुरझा जाएगा, विल्ट कर जाएगा, एंड रिजल्ट इन द स्टंटेड ग्रोथ ऑफ द प्लांट। इससे क्या होगा, प्लांट में प्रॉपर तरीके से ग्रोथ नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है कि ऑप्टिमम ट्रांसपिरेशन प्लांट में ग्रोथ को प्रमोट करता है। अगर यहाँ पे ट्रांसपिरेशन कुछ ज़्यादा ही हो जा रहा है तो ऐसे प्लांट का ग्रोथ जो होगा वो स्टंट हो जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है, प्रॉपर तरीके से उसका ग्रोथ नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब ट्रांसपिरेशन और इवेपोरेशन में क्या अंतर है, ये भी तुम लोग को याद रखना है। ट्रांसपिरेशन और इवेपोरेशन में क्या अंतर है, ट्रांसपिरेशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, इवेपोरेशन क्या है, एक फिजिकल प्रोसेस है। ठीक है, ट्रांसपिरेशन में याद रखना ये एक स्लो प्रोसेस है ना, सेल्स के अंदर चल रहा है, धीरे 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 चल रहा है। ये कॉम्पैरेटिवली थोड़ा सा फास्ट प्रोसेस होता है। इवेपोरेशन अकर एट एनी टेम्परेचर, है ना, इन्वायरमेंट में कहीं पे भी इवेपोरेशन हो सकता है। अकर्स इन द लिविंग टिश्यू, ये कहाँ पे हो रहा है, लिविंग टिश्यूज में हो रहा है, ये हमारा नॉन लिविंग मैटर में हो रहा है। ठीक है, याद रखना। इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन वाटर इज लॉस्ट फ्रॉम द प्लांट सेल्स। ट्रांसपिरेशन प्रोसेस में क्या हो रहा है, वाटर का लॉस हो रहा है ना, प्लांट सेल से। यहाँ पे क्या हो रहा है, इन दिस प्रोसेस वाटर इज लॉस्ट फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द प्लांट पार्ट। ठीक है, किसी प्लांट पार्ट के सरफेस पे कोई वाटर का ड्रॉपलेट है, वो वेपराइज हो रहा हो तो वो एक इवेपोरेशन से। ठीक है ना, अच्छा यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ट्रांसपिरेशन जो है स्टोमेटा के थ्रू हो सकता है, क्यूटिकल के थ्रू हो सकता है, और लेंटिसेल्स के थ्रू हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे इंटायर आउटर सरफेस, कोई भी आउटर सरफेस से पानी है वो इवेपोरेट कर जा रहा है एनवायरमेंट के टेम्परेचर के कारण, है ना, तो वो इवेपोरेशन है। ठीक है, अकर ड्यूरिंग द डे टाइम, ट्रांसपिरेशन मेनली डे टाइम में होता है, अकर ड्यूरिंग डे एज वेल एज नाइट। ठीक है, दिन के समय भी रात के समय भी हो सकता है। ठीक है, ये क्योंकि इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे किसी भी टाइम में पॉसिबल है। अब क्या बोल रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे क्या, जैसे मान लो क्या हो गया कि फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बात करें क्या, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो याद रखना पानी के लॉस को, जो पानी का लॉस कर रहे हैं, मतलब वाटर का लॉस हो रहा है, जो फ्लूइड का लॉस हो रहा है, तो उस फ्लूइड में कोई डिजॉल्व सब्सटेंस हो सकता है, मिनरल साइंस हो सकता है, मिनरल सॉल्ट्स हो सकता है ना। तो हो सकता है कि वो जो प्लांट है वो जो वाटर का लॉस कर रहा है वो डायरेक्ट लिक्विड फॉर्म में लॉस कर रहा है, वेपर के फॉर्म में लॉस नहीं कर रहा है। तो ये जो लिक्विड के फॉर्म में वाटर का लॉस हो रहा है ना,
प्लांट के बॉडी से, प्लांट बॉडी से, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देंगे, उस प्रोसेस को बोल देंगे एक्सुडेशन। और जो वाटर, जो फ्लूइड गिवन आउट, जो फ्लूइड बाहर की तरफ जा रहा है उसको बोल देंगे एक्सुडेट। अब ये दो तरीके से हो सकता है, दो तरीके से, मतलब पहले बात करते हम लोग क्या, गटेशन का। गटेशन का मतलब याद रखना है कि कुछ प्लांट ऐसा होता है जो वार्म ह्यूमिड कंडीशन में ग्रो करता है। कहाँ पे ग्रो करता है, जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे नमी बना हुआ है, ह्यूमिड कंडीशन है। ह्यूमिड कंडीशन मतलब वहाँ पे नमी ज़्यादा है, समझ कहने का मतलब ना। तो वहाँ पे जो ह्यूमिड कंडीशन, नमी है, मॉइस्चर ज़्यादा है, ठीक है, तो आसपास का जो मॉइस्चर कंटेंट है वो उस आसपास के इन्वायरमेंट को कैसा बना दे रहा है, सैचुरेट बना दे रहा है। इसीलिए याद रखना, ट्रांसपिरेशन के थ्रू ऐसे प्लांट में वाटर का लॉस वेपर के फॉर्म में नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे प्लांट में पानी को तो लॉस करना है, तो ऐसे प्लांट में क्या हो रहा है कि जब कोई प्लांट वार्म ह्यूमिड कंडीशन में ग्रो कर रहा है तो उसके लीफ मार्जिन पे क्या होता है, एक स्पेशल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोथोड्स बोलते हैं। तो हाइड्रोथोड्स होता है, याद रखना, ये क्या होता है, ये पोर बियरिंग स्ट्रक्चर्स होता है। इस हाइड्रोथोड्स में क्या होता है, एक ओपनिंग होता है, एक पोर्स होता है, ठीक है ना। और ये पोर्स जो है, याद रखना, ये जो पोर्स है ना, ये लीफ मार्जिन पे रहता है। ये जो पोर्स है ना, लीफ मार्जिन पे खुलता है, याद रखना। मतलब एक्चुअली क्या होता है, तुमको याद रखना है, मैंने इसको पढ़ रहा हूँ एक बार। द लीव्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स एक्सिबिट ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर अलोंग द मार्जिन ऑफ द मॉर्निंग। तुमने देखा होगा बहुत सारे प्लांट्स में मॉर्निंग के टाइम पे क्या होगा, लीफ मार्जिन पे क्या होता है, पानी का ड्रॉपलेट्स होता है, वेपर नहीं, पानी का ड्रॉपलेट्स दिखेगा तुमको, क्योंकि यहाँ पे पानी का जो लॉस हो रहा है वो डायरेक्ट लिक्विड के फॉर्म में हो रहा है, ठीक है ना। दिस पर्टिकुलरली हैपन इन द प्लांट ड्यूरिंग द वार्म ह्यूमिड कंडीशन। ऐसा पर्टिकुलरली ऐसे ही प्लांट्स में होता है जब वो प्लांट वार्म ह्यूमिड कंडीशन में क्या कर रहा है, वो ग्रो कर रहा है, ठीक है ना। तो एक ह्यूमिड इन्वायरमेंट क्या करता है, हैम्पर कर देता है। जो ह्यूमिड इन्वायरमेंट होता है वो ट्रांसपिरेशन को कम कर देता है, हैम्पर कर देता है, ठीक है। while the root continue to absorb water, लेकिन रूट जो है वो लगातार पानी का एब्जॉर्प्शन किया जा रहा है, लेकिन पानी जो प्लांट बॉडी के अंदर आ रहा है उस वाटर का लॉस ट्रांसमिशन के थ्रू नहीं हो रहा है, क्योंकि जो ह्यूमिड वार्म कंडीशन है ना वो ट्रांसमिशन को हैम्पर कर दिया है, स्टॉप कर दिया है, प्रिवेंट कर दिया है। अब सोचो तुम्हें, अगर उस प्लांट से वाटर का लॉस नहीं हो रहा वेपर के फॉर्म में, तो सारा प्लांट वाटर जो होगा वो उस प्लांट बॉडी के अंदर में एक्यूमुलेट होता चला जाएगा। और सारा पानी जब उस प्लांट बॉडी में एक्यूमुलेट होता जाएगा तो वहां पे क्या बन जाएगा, एक बड़ा सा प्रेशर बनेगा पानी के कारण, जिसको बोलते हैं बिग हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, कहां पे, प्लांट के अंदर में। और ये फोर्स लगाएगा, है ना, फोर्स लगाएगा कि एक्सेस वाटर का लिक्विड फॉर्म में डायरेक्टली क्या हो जाए, रूट लीफ के टिप से क्या हो जाए, लॉस हो जाए। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये जो तुम्हारा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बना ना, लगातार पानी इकट्ठा हो रहा है, पानी निकल नहीं पा रहा है प्लांट से, है ना, ये फोर्स आउट कर रहा है एक्सेसिव वाटर को, ये लगातार पानी को क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है डायरेक्टली फ्रॉम द टिप ऑफ द वेन्स इन द लीफ। मतलब ये इस तरह का कंडीशन है, मान लीजिए लीफ है, ये मिड लीफ है, ये वेन्स है और ये वेनलेट्स है। तो ये जो वेनलेट्स है, देखो ये वेनलेट्स कहाँ पे खुल रहा है, लीफ मार्जिन पे खुल रहा है। तो इसी लीफ मार्जिन पे क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट, हाइड्रोथोड्स है, और ये हाइड्रोथोड्स में क्या है, स्पेशल ओपनिंग है जो लीफ मार्जिन पे ओपन हो रहा है। और ये जो बिग प्रेशर क्रिएट हुआ है ना प्लांट बॉडी के अंदर में, उस प्रेशर की वजह से क्या होगा, एक्सेस वाटर डायरेक्ट लिक्विड फॉर्म में इसी लीफ मार्जिन पे प्रेजेंट हाइड्रोथोड्स में जो प्रेजेंट ओपनिंग होता है, यहाँ से वाटर का लॉस होने लगता है, जिसको बोलते हैं क्या है, गटेशन। ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर हुआ। तो याद रखना, स्पेशल पोर होता है ये गटेशन में, यहाँ पे जो हाइड्रोथोड्स है एक स्पेशल पोर होता है, तो स्पेशल पोर बियरिंग स्ट्रक्चर को हाइड्रोथोड्स बोलते हैं। ये आर प्रेजेंट होता है मार्जिन ऑफ द लीफ में टू अलाउ दिस एक्सुडेशन, जो अलाउ कर रहा है क्या, एक्सुडेशन। एक्सुडेशन एक जनरल टर्म है जो दो तरीके से हो सकता है, एक गटेशन हो सकता है, एक ब्लीडिंग। ब्लीडिंग क्या होता है, ब्लीडिंग में तुमको ध्यान रखना, मान लो किसी भी कारण से लीफ में इंजरी हो गया, लीफ कट गया, तो वाटर का लॉस हो गया, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, ब्लीडिंग बोल सकते हैं। हमारे केसेस में जब हम लोग बॉडी में कहीं पे कट लगता है तो ब्लड का लॉस होता है, यहाँ से क्या होगा, प्लांट बॉडी में वाटर का लॉस होगा, ठीक है ना। तो ब्लीडिंग होना मतलब पानी प्लांट बॉडी से बाहर की तरफ निकलना, है ना, चाहे वो तुम्हारा गटेशन के थ्रू हो चाहे तुम्हारा ब्लीडिंग के थ्रू हो, वो क्या हम लोग का एक एक्सुडेशन है। मतलब हम लोग गटेशन और ब्लीडिंग को मिलाकर के एक्सुडेशन बोल सकते हैं, ये चीज तुम लोग को याद रखना है। तो गटेशन कैन बी ऑब्जर्व इन द मेनी प्लांट्स लाइक सच एज बनाना, मास्टरशियम एंड स्ट्रॉबेरी। इसमें तुम लोग को क्या देखा गया है, गटेशन देखा गया है, ठीक है, इसे ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लिख दिया है, ब्लीडिंग इज ए फिनोमेना विद द प्लांट सेप, मतलब प्लांट का जो वाटर है इज लॉस्ट होता है थ्रू द इंजोर्ड पार्ट ऑफ द प्लांट से, है ना। दूसरा क्या था ब्लीड से, तो प्लांट का जो भी इंजोर्ड पार्ट है वहां से अगर वाटर का लॉस हो रहा है डायरेक्टली, है ना, तो उस इंजोर्ड पार्ट से, तो वो फिनोमेना हम लोग ब्लीडिंग कहलाता है। और ये डिफरेंस है गटेशन और ब्लीडिंग में, जो कि मैंने ऑलरेडी करा दिया है, ठीक है।